वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज कैरियर वेव। और सबसे खास बात यह है कि साइंस की, जनरल साइंस की ऑफ कोर्स हम लोग पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी दैट कि हमारी जो पहली क्लास हो रही है मैटर से, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। ऐसा क्यों है? तो आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि यूनिट ऑन मेजरमेंट से कोई शुरू करता है, कोई सेल्स शुरू करता है, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले आप मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टीज और अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप कर लेंगे, यानी एक अच्छी समझ जब होगी पदार्थ की, तो आप बाकी चीजों को बढ़िया से क्या कर पाएंगे, एनालाइज एंड ऑब्जर्व कर पाएंगे और हमारे चश्मे से देख भी पाएंगे, है ना। तो हमें लगता है कि आगे की चीजें ज्यादा आसान होंगी अगर हम यहां स्टार्ट करें। मैटर से अमूमन एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है, आप देखोगे हर चैप्टर कहीं ना कहीं रिलेट होता है। सो थोड़ा सा स्टिक करिएगा, बढ़िया से देखिएगा। दिस वुड बी द फर्स्ट क्लास, सो दैट मींस कि इट इज आल्सो एन इंट्रोडक्टरी क्लास, एक प्रस्तावना संबंधित क्लास होगी। और मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस जो होंगी काफी कंसाइज रहेंगी, टू द पॉइंट रहेंगी, और काफी कुछ चीजें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। और वेरेवर यू फाइंड एनी डाउट और एनी इशू, यू शुड बी आस्किंग इन द कमेंट सेक्शन, ओके। क्योंकि ये लाइव क्लास है तो इसका मतलब ये है कि आप जितने से ज्यादा डाउट्स पूछेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दैट। एक बार ऐप में चेक कर लीजिए कैसा चल रहा है क्लास। सो लेट्स बिगिन। तो पहली चीज आती है डेफिनेशन से, कि यानी कि बताइए पदार्थ की डेफिनेशन क्या है मैटर, यानी व्हाट इज पदार्थ। तो हम हिंदी वाला पार्ट यहां पे लिखते चलेंगे, पदार्थ क्या है। कैसे मानेंगे कि कोई चीज एक मैटर है, एक पदार्थ है। तो कुछ एक बेसिक डेफिनेशन है कि अगर कोई भी चीज जिसमें सबसे पहले बात क्या हो, कुछ भार हो। भार होने का मतलब क्या है, वो द्रव्यमान से आता है। भार कहां से आता है? द्रव्यमान से आता है। भार हम लोग बेहतर समझेंगे जब हम लोग बल पढ़ेंगे, बिकॉज भार यानी वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। भार एक बल है, जैसे हम कहते हैं गुरुत्वीय बल, ओके। इज इट वर्किंग फाइन? ओके। सो भार क्या है? एक गुरुत्व बल है, ठीक है। तो यानी कि हम कहते हैं पहले द्रव्यमान होना चाहिए। पदार्थ ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके पास द्रव्यमान हो। द्रव्यमान बोले तो दैट इज मास, ओके। नेक्स्ट थिंग, व्हाट शुड इट हैव। अगली बात आती है कि यह कुछ ना कुछ ऑक्युपाई करे स्पेस को, कुछ स्थान घेरे। इट शुड डेफिनेटली ऑक्युपाई स्पेस। स्थान घेरे यानी ऑक्युपाई स्पेस, स्थान घेरती हो। स्थान घेरना यानी कि ऑक्युपाई स्पेस। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कई जगहों पे से हमने कह दिया कि मान लो उसके पास में एक डेफिनिट आयतन होना चाहिए, हमने कहा कुछ उसकी आकृति होनी चाहिए। ऐसी कुछ चीजें अगर डालेंगे तो कई जगह पे टूटता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल ये दोनों चीजें ऐसी रहेंगी जो आपको दिखेंगे कि यस ऑफ कोर्स इट इज देयर। न्यूट्रिनो के केस में थोड़ा सा सेकंड पॉइंट भी आपको डिवैल्यू होता दिखेगा, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब उसका टेंशन हमको नहीं लेना है। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के साथ चले। अगर उसके पास द्रव्यमान है, स्थान घेर रही है, और द्रव्यमान होगा तो स्थान घेरेगी। तो अगर द्रव्यमान है, स्थान घेर रही है, मतलब वो पदार्थ है। यू गेट इट? अब आइए इस पे कुछ चीजें। अगली बात आती है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ कोई जरूरी नहीं कि एक ही अवस्था में पाई जाए, तरह तरह की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मोटे मोटे तौर पे हम 3 अवस्थाओं को पढ़ते हैं। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। तो एक हम पढ़ते हैं ठोस को, और एक पढ़ते हैं हम लोग द्रव को, और एक पढ़ते हैं हम लोग गैस को। ये 3 अवस्थाएं हम लोग पदार्थ की आमतौर पे सॉलिड, लिक्विड, गैस पढ़ते हैं। यहीं पे कुछ चीजें समझना जरूरी हो जाता है। यानी कि पहली बात तो हम पढ़ लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को, फिर पढ़ते हैं उसके पीछे के रीजन को। तो प्रॉपर्टीज में हम देख रहे हैं कि ये कॉम्पैक्ट है ना, ये कॉम्पैक्ट है, यानी एक स्पेसिफिक शेप लेके बैठा है। तो ये देखो मास है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये तो भाई सब में रहेगा। आगे देखो इसके पास में डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होगा। तो यहां पे हम कह देंगे निश्चित आयतन व आकृति होगी। तो निश्चित आयतन आकृति यानी डेफिनिट शेप एंड साइज, ठीक है। निश्चित आकृति, आयतन व आकृति। अगली बात आती है द्रव का क्या करें। द्रव का तो आयतन निश्चित रहेगा पर आकृति नहीं, यानी कि जिस भी बर्तन में पड़ेगा उस बर्तन के ही आयतन को ले लेगा, सॉरी आकृति को ले लेगा। आयतन से 1 लीटर आप अगर मान लो तेल लेके आते हो, सरसों का तेल लेके आते हो, पानी लेके आते हो, वट एवर यू ब्रिंग, एंड दैट इज ऑफ वॉल्यूम 1 लीटर। कोई भी चीज जो आप ला रहे हो जिसका आयतन आपको बता दिया गया कि 1 लीटर है, तो आप उसको ग्लास में डालोगे तो ग्लास जैसा लगेगा, आप उसको लोटे में डालोगे लोटे जैसा होगा, कैनिस्टर में डालोगे कैनिस्टर जैसा, बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा। दैट मीन शेप इज इनडेफिनिट, अनिश्चित है शेप, पर आयतन निश्चित है। यानी स्टिल आयतन इज डेफिनिट, यानी वॉल्यूम डेफिनिट है, आयतन निश्चित है, बट
शेप यानी आकृति अनिश्चित है, यानी अगर हम यहीं पे शेप की बात करें तो शेप जो होगा वो अनिश्चित हो जाएगा। यहां पे आप आओगे तो ना तो शेप है ना ही आयतन है, यानी कि वॉल्यूम भी यहां पे वॉल्यूम एंड शेप, वॉल्यूम मतलब आयतन और शेप मतलब हो गई आकृति, ये दो के दोनों ही क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं, दो के दोनों ही अनिश्चित हो जाते हैं। वाई? क्योंकि भाई देखो गैस है, गैस का स्वभाव अगर इतर यहीं पे फैला दो, हल्का सा खोल दोगे तो इतर कहीं भी फैलता हुआ चला जाएगा, यानी आयतन उसका असीम है। शेप भाई जाहिर जब आयतन नहीं निश्चित है तो शेप भी, आकृति भी निश्चित नहीं रहेगी, तो फॉर श्योर है। अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद मतलब ये हो गया कि ये नियमों को नहीं मानते, ये क्या करते हैं, नियमों को नहीं मानते। अब हम आगे आते हैं कुछ नियमों को, जैसे सॉलिड मान रहा वैसे नहीं मानते। अब आते हैं इनके पीछे के कारणों को। जैसे पहले एग्जांपल, दो चीजें होती हैं, एक होता अंतर आणविक बल, अंतराण्विक बल, जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ध्यान रखना है कि सॉलिड में ये फोर्सेस सॉलिड में सबसे ज्यादा होंगी, फिर ये लिक्विड में होंगी और फिर ये गैस में होंगी, और गैस में ऑलमोस्ट जीरो जैसी हो जाएंगी। यानी कि सॉलिड में जो अंतरमाणविक बल है, यानी आपस में जो खिंचाव है, अट्रैक्शन है, वो सबसे ज्यादा है। एक गरीब के घर के लोग हैं, एक ही कमरे में 8-8 लोग रहते हैं, एक दूसरे के लिए दौड़ पड़ते हैं। लिक्विड है नहीं, स्तर थोड़ा सा बढ़ गया है, ये मिडिल लेवल की इनकम वाले फैमिली से आते हैं, लगाव है लेकिन फैले रहते हैं, यानी आयतन जैसा समाज आता है वैसे हिसाब से ढल जाते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीख लिए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है, थोड़ा सा अंतराण्विक बल कम है, तो अंतराण्विक बल यानी आपस में आकर्षण कम है तो आपस में दूरियां ज्यादा होंगी, यहां बल ज्यादा है तो दूरियां आपस में कम होंगी, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज्यादा होंगे। और यहां पे क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग जीरो हो गए, लगभग जीरो हो गए, इसका मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होगा, यानी अंतराण्विक अवकाश बहुत दूर होगा, ज्यादा होगा। तो अंतर आणविक बल ही अंतर आणविक अवकाश को निर्धारित करता है। अवकाश मींस द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हर पदार्थ मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं से बना होता है और अणु का द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मासेस एंड मास इज द डेफिनेट पार्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन एटम। अब बात करते हैं व्हाट एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो देखो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, बट यहां पे थोड़ा समझ लो। अगर होमोजीनियस चीजें आपस में मिलती हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगर होमोजीनियस अकेले है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन गैस, क्लोरीन हो जाए, से मान लो क्लोरीन आयन आप देख लिए, तो ये क्या है, एक एटम है। जहां ही ये Cl2 हुआ वहीं ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ पदार्थ एटॉमिक स्टेट में पाए ही नहीं जाते, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे पानी है, पानी एटॉमिक स्टेट में नहीं पाया जाता क्योंकि ये कंपाउंड है, ये जब भी होगा तो हाइड्रोजन के साथ ही होगा, यानी मोर देन वन एटम, दैट इज मॉलिक्यूल। तो पानी का हमेशा मॉलिक्यूल होगा, एटम नहीं होता। तो व्हेनेवर यू प्रोनाउंस समथिंग यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट्स स्ट्रक्चर ऑल्सो। जब भी किसी चीज की बात करें तो उसे समझें मतलब कि उसमें कितने लोग रहते हैं। अगर अकेला रहता है तभी उसको हम एटम कहेंगे यानी परमाणु कहेंगे, अदरवाइज उसे हम अणु कहेंगे यानी मॉलिक्यूल कहेंगे। अणु यानी कि मॉलिक्यूल के, एटम और मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु तथा अणु, इन्हीं के बीच, इन्हीं के पास में द्रव्यमान होता है जो कि पदार्थ के पास आता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ यानी एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस प्रत्येक पदार्थ अणु अथवा परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो ये तो गया अंतराण्विक बल की बात हो गई, और इसी के साथ में हमने समझ लिया अंतराण्विक अवकाश के बारे में कि भाई अगर बल ज्यादा है तो बीच में स्पेसिंग कम होगी। आगे समझिए, ये दूर दूर है, जैसे हमने बताया ना, ये गरीब हैं, स्लम एरिया में हैं, ये थोड़ा सा मिडिल लेवल पे हैं, ये हायर लेवल पे हैं। इसका मतलब क्या, दोनों सब में लेवल अलग अलग है। एक चीज मैं अभी समझा दूं आपको कि एज वी टॉक अबाउट द करेंसी, जैसे हम मुद्रा की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं ना, ज्यादा पैसा अमीर है, जिसके पास कम पैसा वो गरीब है। सेम वे में जो पदार्थ होते हैं ना, जो मैटर होते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट द रुपीज, डॉलर्स एंड एवरीथिंग, दे टॉक अबाउट द एनर्जी। तो एनर्जी इज द यूनिवर्सल करेंसी, यानी ऊर्जा ही ब्रह्मांड की मुद्रा है। यानी कि नेचर में पदार्थ जब आपस में लेन देन करते हैं, बातचीत करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो एनर्जी का करते हैं। दे ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ओनली। तो जैसे आप पैसे को तोलते हो ना, आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, सेम वे में जब हम मॉलिक्यूल, एटम या पदार्थ की बात करेंगे तो उसको हमेशा समझना, जब भी वहां एनर्जी बोले समझना पैसा, ज्यादा पैसा होने पर तुम क्या करोगे, उछल पड़ोगे भाई, एक लोग से लड़ जाओगे कि अरे मेरे पास बहुत पैसा है। सेम वे में अगर एनर्जी बहुत ज्यादा पदार्थ के पास आ जाए तो क्या करेगी, वो भी उछलती है। जैसे जलते तवे पे एक बार बैठ के देखो, तुरंत कूद पड़ोगे, क्यों, क्योंकि बॉडी उछलेगी।
रीजन, क्योंकि हमेशा जब भी हीट बढ़ेगा, एनर्जी ज्यादा आएगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, एनर्जी नहीं है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास रहेंगे। तो ये गरीब है, इसीलिए मॉलिक्यूल इसके पास पास है। जैसे जैसे एनर्जी आप बढ़ाते जाओ वैसे पिघलेगा, यानी द्रव बनेगा। एनर्जी ज्यादा कर दी तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर हो गए, और जब ज्यादा एनर्जी कर दोगे तो इतने दूर हो जाएंगे, कहने नहीं, यानी कि गैस हो गए अब तो। यानी हम देख रहे हैं कि एनर्जी का स्तर जैसे जैसे रूप परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर द्रव से गैस की ओर जाने पर, ठोस से गैस की ओर जाने पर बढ़ता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी कि जैसे जैसे हम पदार्थ का परिवर्तन करते हैं, अवस्था परिवर्तन करते हैं, वैसे वैसे इसका ऊर्जा स्तर भी बढ़ता है। Whenever we change the state, the level of energy also changes. And if we go from solid to gases, we find the energy level getting increased. ठीक है? और यही जब बात करते हैं कि एनर्जी कैसे बढ़ रही है, तो वहीं पे दो चीजें आती हैं। एक आता है लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा, और एक आता है स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्मा गतिकी में पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट क्या होती है और वो स्टेट चेंज से कैसे रिलेटेड होती है। ठीक है, आइए अब अगले बात पे चलते हैं। देखो, स्टेट ऑफ मैटर वैसे तो हम लोगों ने देखा कि भाई तीन ही होते हैं मौके पे, लेकिन पदार्थ की दो अवस्थाएं और हैं जो अब नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो अगली अवस्था आती है, एनर्जी और बढ़ा दो तो उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा स्टेट। तो पदार्थ की चौथी अवस्था यानी फोर्थ स्टेट को कहते हैं फोर्थ स्टेट। सॉरी, ये है फोर्थ स्टेट। फोर्थ, चौथी अवस्था पदार्थ की कौन सी है? तो आप कहोगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? सूरज के कोर में, यानी बहुत ज्यादा एनर्जी हो, यानी आयनाइज्ड हो जाए वो। When the gases gets ionized, that is called plasma state. यानी गैसेस अपने आयनीकृत अवस्था में जब हो जाती हैं तो उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं, और वो थोड़ा सा ऊर्जा विकिरित भी करती रहती है। जैसे नियॉन ट्यूब है ना, नियॉन बल्ब देखा होगा, डिस्को क्लब होगा, बाहर लगा रहता है, तो नियॉन ट्यूब जैसे बाहर रहता है, तो दैट इज आयनाइज्ड गैस। एंड आयनाइज्ड गैस हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। एक और अवस्था आती है, इसको हम कहते हैं बीईसी। क्या कहते हैं? बीईसी। ये क्या है बीईसी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या कहते हैं इसको? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखो, थोड़ा सा अगर मैं फास्ट चल रहा हूं ना तो आप हमें नेक्स्ट लेक्चर में समझा देना। अभी वाले लेक्चर में ध्यान रहेगा आप लोग को कि बहुत शांति से बैठे रहोगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में यू हैव टू लेट मी नो कि वेदर आई शुड बी लिटिल बिट स्लोअर और थोड़ा सा आगे, और कोशिश करें कि जो लाइव क्लास हो उसको ज्वाइन करें। यू शुड बी ज्वाइनिंग इट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें पता है कि आपको लगता है कि आपको साइंस सब आता है, लेकिन यकीन मानिए मेरा, जो आसान होते हैं ना, कोई कभी पहाड़ से फिसल के नहीं गिरता, क्योंकि पहाड़ दिखता है तो उसी हिसाब से इक्विपमेंट लेके चलेगा। लोग फिसलते हैं कंकड़ से, एक छोटे से स्टोन से, यानी वो चीज जो आपको लगता ही नहीं वैल्यूएबल थी, उसी से फिसल के आप गिरते हो। यू गेट इट माय पॉइंट? सेम वे में अगर आप अपने एग्जाम स्तर को देखोगे तो 90% बच्चे जो होते हैं वो टेक्निकल से नहीं मात खाते, नॉन टेक्निकल से मात खा जाते हैं, क्योंकि वो ईजी है और उसको हल्के में ले लिए हुए हैं। सेम केस में क्या है, इजी चीजों का लगभग सारे लोग अच्छा करेंगे, पर आपसे एक गलती हो गई, आप बाहर हो गए। दैट मीन्स डू केयर फॉर नॉन टेक। नंबर तो नंबर होते हैं, कहीं से भी आए। तो नॉन टेक्निकल जो एग्जाम होते हैं प्योरली, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि आपको एक एक चीज क्लियर होगा, तब जाके आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सबकी ज्यादा है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते। इसका मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। एक क्वेश्चन गलत की एक बात खत्म हो गई। एक क्वेश्चन गलत करने मतलब ये है कि जो आसान गलत कर दिए, तब कठिन 2 4 6 रहेंगे गलत होंगे तो वो सबके गलत हो रहे हैं, पर आसान अगर आपने गलत कर दी तो रेस से बाहर हो जाओगे। यू गेट माय पॉइंट? तो आसान में गलती नहीं होनी चाहिए, और ध्यान रहे छोटी चीजें जो नगण्य नेग्लिजिबल और आधार विहीन चीजें आपको महसूस होती हैं, वही चीजें सबसे बड़ी चुनौती और समस्या जीवन में लेके आती है। मोबाइल चलाना कितना आसान सा चीज है, पर सबसे बड़ी समस्या आपको मोबाइल ही लेके आ रही है। डू गेट माय पॉइंट? तो जो चीज आपको लगे कि इसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है मैं हैंडल कर लूंगा, वही चीज आगे आपके लिए चुनौती बनेगी। डू माइंडेड। अब देखिए, आगे से आपको ज्वाइन करना है लाइव क्लास, ठीक है? देखो, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? बोस और आइंस्टाइन मिलके, मतलब इन दोनों को क्रेडिट दिया जा रहा है एक साथ में संयुक्त रूप से। कंडेंसेट को कहते हैं संघनी। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, संघनी। संघनित होना मतलब जैसे पानी संघनित होकर के, सॉरी गैस संघनित होकर के जल बनता है, द्रव बनता है। कंडेंसेशन, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और हिंदी में कहते हैं संघनन। संघनन क्या है? जब आपकी भाप यानी वाष्प वापस से जल बने तो उसको हम बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। और ऐसे ही जब पदार्थ को इतना संघनित कर दो, इतना संघनित कर दो कि वो उसके पास लगभग एनर्जी 0 हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। जैसे आपको लगता होगा 0 डिग्री इज अ 0, नो, 0 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ 0 इज एक्चुअली एब्सोल्यूट 0, दैट इज 0 केल्विन।
तो 0 केल्विन पर आप देखोगे तो गैस और द्रव एग्जिस्ट ही नहीं करते। लिक्विड एंड गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट एट 0 केल्विन। इवन क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे भी गैस और द्रव एग्जिस्ट नहीं करते, वो जम जाते हैं। यानी कि वहां पे केवल सॉलिड दिखता है, और वो सॉलिड जो होता है स्पेशल पैरामीटर्स लेके आता है। कुछ उसमें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगते हैं। बड़ी स्पेशल टाइप की दुनिया हो जाती है जब आप 0 केल्विन के आसपास पहुंचने वाले होते हो। जो आपकी एंट्रोपी है वो जीरो हो जाती है, अव्यवस्थाएं सारी जीरो हो जाती हैं, एंथैल्पी जीरो हो जाती है, गिब्स फ्री एनर्जी जीरो हो जाती है। यानी लगभग सारी चीजें एकदम आइडियल स्टेट में से बैठी हुई नजर आती हैं, से देख रही हूँ उदास होकर। नो एनर्जी इज देयर। जब पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे आप? कब्र में लेटे रहोगे। घर ही कब्र है। पैसे हैं तो आपके लिए दुनिया आपकी है। डू गेट माय पॉइंट? अब यहां पे क्या है, एनर्जी एकदम जीरो है। यानी कि ये अवस्था जो है सबसे पहली अवस्था, सबसे गरीब अवस्था है बीईसी, और सबसे अमीर अवस्था है प्लाज्मा। और इसको कहते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेट। ये मत कह देना कि सर ये तो जीरोथ स्टेट है। जीरोथ भी कहीं कहीं बोलते थे, लेकिन वो हायर एजुकेशन की बात होगी। अपने एजुकेशन में हम इसको फिफ्थ स्टेट बोलते हैं और इसको प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट बोलते हैं। डू गेट माय पॉइंट? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, चेंजेस इन स्टेट। देखो, अवस्था बदलना ही आपका कर्तव्य है, सेम ऐसे पदार्थों का भी कर्तव्य है। दैट मींस इट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटी टू अडॉप्ट आवरसेल्फ, एंड एज वी गेट द रिसोर्सेज वी हैव टू चेंज आवर स्टेट। सेम वे द मटेरियल्स आल्सो बिहेव। यानी जैसे जैसे आपके पास परिस्थितियां आ रही हैं, वैसे वैसे आपको अपनी अवस्था चेंज करनी है। और पदार्थों के लिए जो परिस्थिति है वो पैसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए पैसा मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा आएगी तो अपनी अवस्था को परिवर्तित करेंगे, और जब ऊर्जा जाएगी तब भी वो अपनी अवस्था को परिवर्तित करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने तीन मूल अवस्थाओं की ही बात करेंगे। तीनों मूल अवस्थाओं में पहला है हमारे पास सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस। ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी शायद आपको कहीं ना मिले, है ना? ढूंढ डालना नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और आप कहोगे यार कितना आसान सा है, इतना ही पढ़ के तो काम बन जा रहा है। ठोस, द्रव यानी लिक्विड, और गैस यानी कि तीन अवस्थाएं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जब आप तापमान को बढ़ाओगे, तापमान नहीं बढ़ता, ऊर्जा बढ़ती है। टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट। टेम्परेचर इज नॉट अ हीट, हीट इज एनर्जी। टेम्परेचर इज जस्ट द स्केल टू मेजर इट। तो स्केल को कभी मत बोलना, जैसे 1 किलो का बाट द्रव्यमान नहीं है, बस मापक है। सेम वे में टेम्परेचर इज नॉट अ एनर्जी, नॉट अ हीट। हीट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज एनर्जी, एंड टेम्परेचर इज जस्ट द मेजरमेंट स्केल। मेजरिंग स्केल इज जस्ट इट इज, है ना? तो हम देख रहे हैं जब हम हीट को बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, तो हमारे पास जब एनर्जी बढ़ेगी तो सॉलिड स्टेट वाली वस्तुएं क्या होंगी? द्रव में जाएंगी। और इसी को हम बोलते हैं गलन प्रक्रिया। गलन, या इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग। और जिस टेम्परेचर में जाएगा उसी को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक। गलन और अंक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर ठोस द्रव बन जाए। यानी एक एग्जैक्ट टेम्परेचर बदलते, मतलब जैसे हम लोगों ने देखा ना कि जब आप अगर एक्साइटेशन स्टेट वगैरह जानते होंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग लेवल की सबकी एनर्जी होती है ना, अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है। तो आपको नील्स बोर ने समझाया था कि ऐसा है, जब इतना एनर्जी होगा तब इस सेल में आएगी, उससे ज्यादा एनर्जी बढ़ाते जाओगे अगले में नहीं जंप करेगी, एक एग्जैक्ट एनर्जी लेवल पे ही अगले पे जंप करेगी। सेम वे यहाँ पे भी होता है कि एक एग्जैक्ट वैल्यू पर ही अवस्था चेंज करती है, ऐसे नहीं, ऐसे भाव बनाती रहेंगी। भाव जैसे होता ना कि घर में मजाक मजाक में लोग घर में बंटवारा नहीं करते, यानी ठोस हैं जब सब इकट्ठे हैं, यानी संयुक्त परिवार एक ठोस परिवार है। अब द्रव परिवार देख लेते हैं, जब वही ठोस परिवार में जब बंटवारा होता है तब द्रव बन गया, यानी फैल गया, उनका आयतन नहीं निश्चित है, कहाँ कौन रह रहा है। हाँ, लगाव अभी भी है, अंतराण्विक बल आपस में है अभी भी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, बट अब दूरी है। लेकिन अचानक से नहीं बंटवारा होता, पहले खनफन शुरू हो जाता है, बर्तन पीटने शुरू हो जाते हैं घर में ना। सो बहुत सारी घटनाएं डेली वाइज पे, डेली लेवल पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे 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 वो माहौल बनना शुरू होता है, और एक टाइम पे आके अचानक से होता है कि ऐसा है, आज हिसाब होके रहेगा। और वहीं क्या हो जाता है, स्टेट बदल गया, यानी वो वहां से उठ करके चले गए शहर में रहने। गांव से निकल करके एक बंदा चला गया इस शहर में, एक बंदा उस शहर में चले गए। और ध्यान रहे कि जब आप एक गांव से जब शहर में जाते हैं तो क्योंकि आप अपना स्टेट चेंज करें ना, तो स्टेट चेंज करने में बहुत सारा रुपया वैसे ही खर्च हो जाता है। भाई आपको बर्तन लेना पड़ेगा, गैस लेना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू परचेज।
जब आप अवस्था परिवर्तन करेंगे तो बहुत सारी रुपए खर्च होंगे। सेम वे में जब कोई मटेरियल अपना स्टेट बदलेगा, जब कोई मटेरियल अपनी स्टेट ऑफ एनर्जी बदलेगा, दैट मींस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू जस्ट मेक इट चेंज। यानी अपनी अवस्था को जस्ट बदलने में बहुत सारा एनर्जी वो खप जाएगा और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं देगा। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। यानी वो ऊर्जा जो रूप परिवर्तन में यूज हुई और कहीं टेम्परेचर या मेजरमेंट में दिखाई नहीं दे रही। आप गर्म करते जा रहे हो, जैसे आई से 0 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करना शुरू कर दो, वो पानी बन रहा है और जब तक पूरा पानी बन नहीं जाता तब तक 0 ही डिग्री सेल्सियस है। यानी टेम्परेचर स्केल पे दिख ही नहीं रहा और मैं गर्म किए जा रहा हूं, गर्म किए जा रहा हूं। तो वेयर द एनर्जी इज गोइंग, एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट। जो ऊर्जा है वो रूप परिवर्तन में उपयुक्त कर ली जा रही है, उपयोग कर ली जा रही है। ठीक है, जो ऊर्जा है वो रूप परिवर्तन में उपयोग कर ली जा रही है, एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? वो ऊष्मा है जो स्टेट, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में बढ़िया से पढ़ेंगे इसको। अब हमने समझ लिया कि भाई जब ये चेंज हुआ इसका मतलब काफी एनर्जी लिया होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब द्रव से अगर हमको गैस बदलना होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, वाष्पीकरण या वाष्पन, या इसी को हम कहते हैं क्वथनन। वाष्पीकरण वैसे हम लोग यूज करते हैं वाटर के लिए, अगर यही सिनेरियो हम वाटर के लिए ले तब ये जेन्युइन रहेगा, तो इसको कहते हैं क्वथनन या क्वथन। और इस बिंदु को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक, क्वथनांक। जैसे जल का क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम लोग को शॉर्टकट लेने की आदत होती है। वी डोंट वांट टू फाइट एवरी कॉर्नर एंड एवरी ट्रैफिक, वी जस्ट वांट टू एस्केप इट। कभी होता है ना शॉर्टकट जीवन में लेने का मन करता है, तो ऐसे भी रास्ते हैं जो शॉर्टकट लेते हैं। यानी वो कहते हैं ऐसा हमको द्रव नहीं, पैसा होता है ना, रातों रात लॉटरी खुल गई, इतना एनर्जी आ गया कि ये वाले स्टेट में उनको जाना नहीं, सीधा वहीं जाना है ना। जैसे क्या होता है कि आपको धीरे धीरे गर्म किया है, धीरे गर्म किया है, एक टाइम पे आप जितने गर्म हो गए उठ के चले जाओगे। और एक होता है कि तवा पूरा गर्म था, ये छुआ दिया आपको। अब अंतर देखो, एक होता ना कि आप खड़े थे यानी सॉलिड थे, आप चल रहे हो लिक्विड हो, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, दैट इज आप गैस हो। तो अगर आपको चलना है तो जाहिर सी बात है पहले आप चलना शुरू करोगे, द्रव बनोगे, है ना, ठोस से द्रव बनोगे, द्रव से फिर गैस बनोगे। लेकिन अगर जल्दी तवा छुआ दिया जाए तब सीधा गैस बन जाओगे, क्योंकि वो लेवल की एनर्जी आपको मिल गई। डू गेट माय पॉइंट? सेम गोज विद द मटेरियल्स आल्सो, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उनका जो लेवल होता है टूटने का, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली टूट जाते हैं अलग लेवल पे। ऐसा नहीं है कि उनका द्रव स्टेट पाया ही नहीं जाता, पाया जाता है, पर वो इतना क्षणिक होता है कि दिखता ही नहीं। तो एक और अवस्था होगी, एक और तरीका होगा वहां से वहां तक जाने का, एंड दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, या इसी को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जस्ट अ सेकेंड, सब्लिमेशन। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कपूर है, कैम्फर, जैसे नेप्थलीन है, जैसे अमोनिया है, नौसादर। तो नौसादर, फुनैन की गोली, नेप्थलीन, और साथ में आपकी कपूर यानी कि कैम्फर, ये सारी ऐसे वस्तुएं हैं, है ना, जो कि आपको दिखता है कि अचानक से सीधे हवा बन जाते हैं। कपूर सबने देखा होगा, कैम्फर, फुनैन की गोली यानी कि नेप्थलीन की बॉल सबने देखी होंगे ना, टॉयलेट शीट में पड़ा रहता है गोले सफेद सफेद से, लगता है आपको कि टॉफी है, पर टॉफी नहीं होती है ना। वो हो गया, कपड़े उपड़े में खराब ना हो वहां पे भी रखा जाता है, तो फुनैन की गोली है, एंड दैट इज कॉल्ड। अच्छा, जैसे हम इधर से इधर गए वैसे इधर से इधर भी होता है, यानी गरीबी भी आती है। बहुत लोग अमीर होते हैं लेकिन कंपनी बिक गई, अब क्या होगा? गरीबी की तरफ भागेंगे, तो गरीबी में भागेंगे यानी कि अपने निचले स्टेट में जाएंगे, तब भी वही घटनाएं सारी होंगी। दैट इज, अगर गैस से आप वापस से लिक्विड बनने लग गए ना, तो दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। और इसको हम कहते हैं संघनन। और ध्यान रहे, संघनन होता किस पे है? उसी बॉइलिंग पॉइंट पर ही संघनन होता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि अगर मान लो द्रव था और द्रव से ठोस बनना चाह रहा है, यानी वाटर को हम क्या कर रहे हैं? फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? बहुत सारे नाम हैं, मतलब इसमें कंफ्यूज मत होना, जैसे सॉलिडिफिकेशन, फिर इसी को डिसिपिएशन भी बोलते हैं, डिसिपेशन बोलते हैं, यानी कि तलछटकरण, सेडिमेंटेशन भी बोल देते हैं, सेडिमेंट करता धीरे करके, है ना,
पूरा इकट्ठे नहीं जम जाता, धीरे धीरे सेडिमेंट होते होते जम जाता पूरा। तो सेडिमेंटेशन में आ गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, हिमांक हो गया, फ्रीजिंग हो गया, है ना। तो इसको फ्रीजिंग भी बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग। तो कई सारे नाम हैं, आमतौर पे हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, एंड इट इज एग्जैक्टली सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, डू गेट इट। और हमने ये भी समझ लिया कि क्या क्या होता है उसमें। ऊर्जा का स्तर उधर जाने पर बढ़ता है, इधर आने पर ऊर्जा का स्तर घटता है। अमीर कौन है? गैस अमीर है, ये सबसे गरीब है। ठीक है, तो अगर एक्साइटेशन स्टेट की बात करें, कौन ज्यादा एक्साइटेड है? ये ज्यादा एक्साइटेड है। कौन सबसे आलसी है? सॉलिड स्टेट आलसी है। दैट मींस हु वुड बी मोर रिएक्टिव, गैस और सॉलिड? तो आमतौर पे अब इनर्ट गैस वगैरह के एग्जांपल मत लेना, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एंड देयर आर, मतलब होता है ना कि कोई बंदा बहुत स्मार्ट हो दिखने में, तो हो सकता है काम में भी स्मार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, डिपेंड्स ऑन द क्वालिफिकेशन दैट ही हैज। उसकी अपनी योग्यता पर भी तो निर्भर करेगा कि वो कितना पानी में है। सेम गोज विद द मटेरियल्स ऑल्सो। जैसे हमने कहा कि गैस एक्साइटेड ज्यादा होंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा एक्टिविटीज में, रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यस ऑफ कोर्स दे डू, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो इनर्ट गैस होते हैं, उसके लिए अलग रीजन है, दैट्स व्हाई दे डोंट पार्टिसिपेट। मतलब कुछ इनर्ट गैसेस एकदम निष्क्रिय हैं, उनको निष्क्रिय गैस बोलते भी हैं। अदरवाइज में गैसेस स्टेट के पास ज्यादा एनर्जी है, वो बात पे लड़ता हुआ फिरेगा। ठीक है, तो गैस ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। लिक्विड कम एक्टिव हैं, कम चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉलिड लगभग ना के बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बहुत स्लो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, किसी घटना में। अब चेंज ऑफ स्टेट के बाद में हम लोग बात करेंगे प्रेशर की, यानी दाब की। दाब क्या है? तो जैसे हमने कहा कि हर वस्तु का मतलब होता है कि उसके बीच में कुछ अंतराण्विक बल रहे, यानी एवरी टू मॉलिक्यूल, ईच एंड एवरी टू मॉलिक्यूल टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक, अब देखो एंटी मैटर का नाम मत लेना, दैट इज स्टिल अ पॉइंट ऑफ डिबेट एंड पॉइंट ऑफ रिसर्च, उस पर हम लोग को नहीं जाना है, नो कमेंट शुड बी ऑन दैट पार्ट। लेकिन ना ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कोई भी पदार्थ होगा वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इवन आपस में भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दैट इज कॉल्ड अंतराण्विक बल, है ना, कोहेशन फोर्स या कोहेसिव फोर्स या सासंजक बल। अब मान लीजिए हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अगर आप यहां कहीं हो तो इसका मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर के आपस में अणु एक दूसरे को अट्रैक्ट कुछ तो कर रहे होंगे ना, तो उसका भी तो आपके ऊपर कुछ ऐसे प्रेशर चारों तरफ से आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। सेम वे में अगर कोई वस्तु है किसी जगह पे रखोगे तो पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? इसको कहते हैं दाब। अब यहां से बात आती है, प्रेशर एक क्वांटिटी है, हम लोग क्वांटिटी में घुस गए। क्वांटिटी मतलब इट इज अ राशि, एक राशि है। जब भी हम राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, वैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, लेकिन काफी दिन बाद पढ़ेंगे, ताकि तब तक हम काफी चीजें पढ़ चुके रहें, ताकि वो बहुत आसान लगे और जो चीजें कंफ्यूजन वाली हैं सब क्लियर हो जाए। पहले दिन अगर आप यूनिट मेजरमेंट ये सब पढ़ने लग जाओगे तो क्वांटिटीज पढ़े नहीं हो तो आधा तो कंफ्यूज ही रहता आदमी। अब देखो यहाँ पे दाब है। दाब क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, यानी कि एक व्युत्पन्न राशि है। और सबसे खास बात, ये एक स्केलर राशि है। क्या है? स्केलर। स्केलर मतलब दिशा विहीन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। एक है जिनको पता है अगला कल क्या करना है, अगले घंटे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, कब खाना है, कब पीना है। दे हैव द डिसीजन मेकिंग पावर। टाइम टेबल नहीं है उनके पास एग्जैक्ट। टाइम टेबल वाला तो पुतला बनने की कोशिश करता है, तो डेफिनेट टाइम टेबल बनाने वाला आदमी नरकीय जीवन को प्राप्त होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हैबिट फॉलो करने वाला आदमी एक डेफिनेट टाइम टेबल में अपने आप आ जाता है। तो टाइम टेबल मेकिंग मतलब एक इट्स अ काइंड ऑफ सिकनेस, जो कि आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे और फिर फ्रस्ट्रेट होगे, फिर वही तोड़ोगे। तो नेवर एवर मेक अ टाइम टेबल, फॉलो द हैबिट, स्टार्ट विद द टाइनियर स्टेप्स। यानी हमेशा एक छोटी, एक एटॉमिक हैबिट करके बुक है, आई थिंक जेम्स वेयर की है, बहुत जबरदस्त बुक है। ठीक है, बहुत जबरदस्त बुक है, उसको पढ़नी चाहिए। थोड़ा करके पढ़ लोगे, खत्म हो जाता है एक हफ्ते में। अब देखो क्या है उसमें, उन्होंने बताया कि छोटी छोटी हरकतें अपनी बदलिए ना। अगर दिन में 1% भी डेली अपना अपडेट किए, 1% चेंज किए, तो साल भर बाद आप 37-38 गुना ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। 37, 1-2 गुना नहीं, 37-38 गुना ज्यादा। यू गेट माय पॉइंट? दैट मींस यू शुड बी वर्किंग ऑन अ लिटिल बिट ऑफ चेंज ऑन डेली बेसिस। तो सेम वे में यहां पे भी हम बात करते हैं कि डायरेक्शन यानी दिशा। अब दिशा क्या है? दिशा मतलब कि जैसे हम निकले घर से, अब हमें पता ही नहीं, बस घूमने निकले हैं। घूमने निकले, कभी पान वाले की दुकान पे, कभी इधर कभी उधर, 4 आदमी देख रहा है, कह रहा है यार ये नाकारा आदमी है या नाकारा लड़की है। दैट मीन्स वट एवर यू डू देयर शुड बी स्पेसिफिक पर्पज इन्वॉल्व इन दैट। जैसे मान लो आपको सुकून चाहिए, तो सुकून का सही जगह क्या होगा, दैट यू शुड बी नोइंग। यानी आपको पता होना चाहिए वट एवर यू आर डूइंग द रीजन बिहाइंड दैट फैक्ट, और क्या वो सही जगह है, सही तरीके से है,
यानी अगर नहीं है तो अपने आप को इवॉल्व करिए, थोड़ा सीखिए उसको। खाना खाने जा रहे हो, लबड़ सबड़ खा रहे हो, ढंग से खाओ, है ना। जानवर हो लेकिन इंसान वाले जानवर हो ना। एनिमल किंगडम में आने का मतलब थोड़ी ना पूरा प्योर एनिमल बनना है, ह्यूमन टाइप का बनना है ना। दैट मीन्स देयर शुड बी डिफरेंट डायरेक्शन। तो अगर कोई राशि भी है जिसके पास में एक डायरेक्शन का कोई लेना देना होता है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, यानी दिशा विहीन, या उसको हम कहते हैं सदिश राशि। वेक्टर मतलब उसके पास डायरेक्शन का लेना देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, जब थप्पड़ में दिशा की बात करोगे क्या वो कोई सेंस बनाता है? यस, बनाता है सेंस कि भाई किधर से मारा। थप्पड़ भाई मारने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, इधर से मारे, उधर से मारे, तमाम तरह से मार सकता है। ये बात समझ पा रहे हैं? लेकिन गाल सूज गया, गुस्सा आ गई, अब उसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन विहीन है। सूजन है पूरे शरीर में, गुस्सा है पूरे शरीर में, वहां डायरेक्शन कोई सेंस नहीं बना रहा है। जैसे काम कोई था, काम हो गया, अब वहां डायरेक्शन कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप फोर्स लगाए थे, थप्पड़ लगा रहे थे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्लैप इट, तो स्लैप करते समय आपको डायरेक्शन चाहिए। नहीं, फोर्स शुड बी हैव इन डायरेक्शन। डायरेक्शन को तभी काम बनेगा। आदमी यहाँ है, तुम इधर हवा मारोगे तो नहीं लगेगा। जस्ट जोक्स अपार्ट, समझे बात को? तो आप इस तरीके से जब लगाते हो तो दैट मींस देयर इज डायरेक्शन। फिर आपने डायरेक्शन पे जब लगाया थप्पड़ तो आदमी जमीन पे है, मिट्टी फांक रहा है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डू गेट माय पॉइंट? और कभी कोई चक्कर खा जाता है, यानी कि टॉर्शन, है ना, बलागुण हो गया। लेकिन यहां जब जमीन पे गिरा या कुछ दूर जाके गिरा या कहीं भी डिस्प्लेस हुआ, दैट मींस अब काम हो गया। काम होने के बाद दिशा से कोई लेना नहीं है। डू गेट माय पॉइंट? यानी वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेम वे प्रेशर में आप कहोगे सर फोर्स लगाना होता है पर एरिया, दिशा तो है ना, दिशा तो है ना। नहीं, दिशा नहीं है। जैसे गुब्बारा है, आप फुला रहे हो, फुला तो ऐसे रहे हो लेकिन गुब्बारा किधर फूल रहा है? बहुत दिशाओं में फूल रहा है। ध्यान रहे इस बात का कि दिशा ना होना तो ठीक भी है, बहुत ज्यादा दिशा होना सबसे बड़ी मुसीबत है। यानी बहुत ज्यादा दिशा होना भी एक अदिश राशि की निशानी है। प्रेशर में एक से ज्यादा डायरेक्शन होने की वजह से इसको डायरेक्शन लेस कहा जाता है। यू गेट माय पॉइंट? तो जब मल्टीपल डायरेक्शन में आप आ जाओगे तब आपके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, बात मान लेना है, ठीक है। तो प्रेशर क्या है एक्चुअली में? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल। तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो फोर्स क्या होता है? न्यूटन। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या ये बात सही है? नहीं, ये प्रतिबल की इकाई है। यहां इसको हम क्रेडिट देते हैं पास्कल साहब को। आगे हम लोग पास्कल लॉ पढ़ेंगे तो पास्कल सर के नाम पे हमने क्या कर दिया, इसको नाम ही रख दिया पास्कल। पी इज द साई यूनिट। वैसे तो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर, लेकिन साई यूनिट की बात करोगे आप तो इसको हम पास्कल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज फोर्स ना। लेकिन हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि न्यूटन वाज द पर्सन हु एक्सप्लेन्ड द फोर्स इन अ क्वांटिटिव वे, इन अ क्वालिटी वे। एक सही तरीके से परिभाषित करने की, जो बल को परिभाषित करने की जो कला थी, वो हमको न्यूटन के दूसरे नियम से मिली। तो इसलिए न्यूटन को हमने क्रेडिट दे दिया कि जाओ तुम्हारा आज से नाम ये है ना। जैसे योगी जी नहीं करते, जाओ आज से तुम्हारा नाम लखनऊ नहीं लक्ष्मणपुर, है ना। तो इस तरीके से करते हो आप, नाम किसी क्रेडिट दे दिए तो वहां पे क्या हो गया? जैसे क्रेडिट आपने दिया वो SI यूनिट बन गया। ठीक है। तो सेम वे में अब SI यूनिट ये है तो ये गलत हो जाएगा, आपको इसी के साथ चलना है। ठीक है। तो हमने देख लिया फोर्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पे नोटिस करना, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी एरिया अगर बढ़ाओगे तो फोर्स, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा सा सामने है ना। या ऐसे समझ लो, जब कभी भी ऐसे राशि कोई लिखी हो P/Q के फॉर्म में, यानी भिन्न में, तो भिन्न में जैसे मान लो अगर लिखा है 2/4, या ऐसे समझ लो 4 ऊपर ज्यादा है और नीचे 2। जैसे मान लो पहले 1 था तो 1 को आपने दिया 2/2, ठीक है। लेकिन आपका मूड बना कि यार इसको कर दूं मैं 4, नहीं इसको 2 ही रहने देता हूं। तो देखो ओवरऑल में क्या बन गया, ये 2 बन गया ना, 1 से ज्यादा हो गया। ठीक है। यहां तो 1 ही था, यहां 2 बन गया। लेकिन वही चीज उल्टा कर दो, भाई ऊपर 2 ही रहने दो, नीचे वाला पार्ट बढ़ा दो, तो क्या हो गया? 1/2, यानी क्या हो गया? आधा हो गया। यानी जब भी डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यानी कि जब भी हर बढ़ेगा, एक भिन्न में क्या होता है? हर और अंश। हर नीचे है, हर मतलब हर एक को कितना मिलेगा, मतलब कितने लोगों में डिवाइड कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हर, है ना। डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब हाउ मेनी पर्सन आर देयर, जिनको आपको डिनोमिनेट करना है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर मतलब नंबरिंग में कितना कितना मिल रहा है उसको। अंश कितना भाग हो पा रहे हो, कहते हैं मेरे अंश में यही लिखा था, अंश मेरे हिस्से में। तो प्रत्येक के प्रति मतलब सब में मिला करके सबको जब बटेगा तो हर एक, हर मतलब नीचे, जब अपॉन में भिन्न में नीचे हर आएगा, यानी उतने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। और एक के अंश में क्या आ रहा है? अंश मतलब एक का हिस्सा कितना बनेगा, दैट इज वुड बी ऊपर,
है ना, जैसे 1/4 मतलब 4 लोगों में कोई चीज बांटी गई है तो प्रत्येक में 1/4 आएगा, यानी 1/4 भाग एक को मिलेगा। एक रोटी है तो 1/4 भाग एक आदमी को मिलेगा, अगर हम 4 भाग में बांटे तो, 4 लोगों में बांटे तो, ठीक है। और वही चीज यहां समझाई गई। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको प्रोपोर्शनलिटी क्लियर हो गई। थोड़ा सा ज्यादा मैं डेप्थ में चला गया, मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन हमें पता ये भी है कि यही सब सीधी चीजें आप लोग पूछते भी हो फोन करके, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। बिकॉज अ पर्सन नेवर स्लिप्स बाय अ माउंटेन, अ पर्सन स्लिप्स बाय अ स्टोन। तो कह रहे छोटे छोटे कंकड़ से आप बिखरते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अब देखो गौर से, अगर एरिया बढ़ा तो प्रेशर घट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप निडल से, सुई से धागा सिलते हो ना कपड़ा, अगर सुई कुंद हो गई तो आप सिलने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया है ना। जब आप बैग लेके चलते हो ना, स्कूल बैग के जो शोल्डर स्ट्रैप होते हैं दैट आर वाइडर, जो कंधे के फीते होते हैं स्कूल बैग के, वो हमेशा चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? ताकि उसका जोर कम पड़े, कंधे पे दबाव कम पड़े। अगर तग्गी लगा दें उसके तब क्या होगा? जिम वाले बच्चे क्या करते हैं? तग्गी वाला लेके जाते हैं, तग्गी रस्सी वाला, स्ट्रिंग बेस्ड। तो जब आप स्ट्रिंग बेस्ड लेके जाते हैं तो वहां पे क्या होता है? प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रिंग ऑलवेज अवॉइड इट, एनीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रैप्स ऑलवेज फॉलो इट। क्यों? क्योंकि जब भी स्ट्रैप्ड चीजें होंगी, जब स्ट्रैप्ड होगा, फीता होगा, तो वहां पे दाब कम आएगा। ठीक है? तो हमेशा फीते की तरफ जाएं, यानी कि एरिया ज्यादा लेके आए। दूसरा का चाकू है। अब चाकू में आपने देखा होगा, चाकू का अगर धार है खूब बढ़िया, यानी एरिया अगर उसका सरफेस का बहुत कम कर दो, खूब धार हो जाएगी और आप कोई चीज काटोगे सर से कट जाएगा। और वही चाकू जब कुंद हो जाता है, उसका एरिया जब बढ़ जाता है, तो उसके बाद आप लगाते रहो बल, कटता ही नहीं। टमाटर का तो सीधे चटनी बन के निकलता है, स्लाइस तो निकलता ही नहीं। सलाद बनाने गए थे, चटनी बना के ले आए, फिर कहे पीसी देते हैं। डू गेट इट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। अगला प्रेशर कॉन्सेप्ट आता है कि मान लो आपने हील पहन लिया। अब ऐसे नॉर्मल चप्पल पहन के चलोगे जमीन पे, कोई दिक्कत नहीं है, बालू में चल लो, कोई दिक्कत विशेष नहीं आएगी। लेकिन अगर हील पहन के, आप हील वाले सैंडल पहन के अगर आप बालू में चलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तो आपका जो सैंडल है ना, क्योंकि उस पॉइंटी टिप है, तो पॉइंटी टिप होने की वजह से, तीक्ष्ण किनारा होने की वजह से क्या होगा? आपका बल यानी भार जो है वही बल है, तो वो भार आपका क्या करेगा? उसको घुसा देगा जमीन में, और आप चल नहीं पाओगे, भद्द से गिरोगे और अपनी किल्लत करा लोगे। क्या बात समझ में आ रही है? आप बेइज्जती करा के निकलेंगे वहां से। दैट मीन्स you have to always judge the atmosphere. Nobody falls by a mountain, everybody falls by a stone. ठीक है? तो हमने देखा एरिया बढ़ने से कितनी सारी घटनाएं हम लोग को समझ में आई, एंड देयर आर टन ऑफ मोर्स, लेकिन ये जो थे कॉमन थे, इसलिए हमने आपको समझा दिया। जब प्रेशर की बात आती है तो प्रेशर के बारे में नियमावली पास्कल देते हैं, इसलिए पास्कल के बारे में बात करनी जरूरी है। प्रेशर कई तरह से हो सकता है। जैसे एक नॉर्मल हम बोलते हैं दाब। दाब मतलब हमने लगाया, किसी ने लगाया, कैसे लगाया भगवान ही जाने। लेकिन दाब का ही एक विरोध भी होता है। जब भी आप किसी चीज पे दाब लगाते हैं ना, जैसे ये पेन है और इस पेन पे मैं दाब लगा रहा हूं, मान लो इसको दबा रहा हूं, लेकिन ये पेन टूट नहीं रहा है, बट क्या मैं दबाव नहीं लगाया? दबाव लगाया, बट वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिजल्टेंट में जीरो है। कहते हैं ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती, एवरी एक्शन इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द रिएक्शन। यानी ये बल इस बल से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। जब संतुलित कर दिया, इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो हुआ नहीं, इसका मतलब जितना दाब हमने लगाया उतना ही दाब ये भी लगा रहा है। तो जो रेजिस्टिंग प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कोई बॉटल है, बॉटल में आपने पानी भर दिया, है ना, जैसे ये एक वाटर बॉटल है, तो इस वाटर बॉटल में हमने पानी भर दिया, तो पानी क्या कर रहा है? दाब लगा रहा है इसके दीवारों पर, और दीवार क्या कर रहा है? कह रहा है मैं टूटूंगा नहीं, तो उसको रेजिस्ट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस के लिए भी उतना ही दाब वो लगा रहा है। तो जब मटीरियल प्रेशर लगाता है, मटीरियल जो विरोधाभासी है, यानी इंटर मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो प्रेशर लगाती है, मटेरियलिस्टिक यानी कि जो ग्रेन टू ग्रेन काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रतिबल यानी स्ट्रेस। तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ प्रेशर। यू हैव टू रिमेंबर दैट स्ट्रेस इज द रिएक्शन ऑफ प्रेशर। यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो पास्कल नहीं होता, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है? ऑल्दो जब प्रेशर होगा, प्रेशर में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन उसको पास्कल बोलेंगे, बट स्ट्रेस के केस में हम उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलेंगे। यू गेट इट? तो दाब कई तरह के हो सकते हैं। एक सॉलिड के बेस में हो सकता है, दूसरा फ्लूइड वाले हो सकते हैं। फ्लूइड मतलब तरल दाब। क्या बोलते हैं इसको? तरल दाब। तरल दाब मतलब तरल क्या होते हैं भाई? ये भी एक अवस्था है। तरल क्या होता है? तरल मतलब जो भी बह सके, यानी बहने की टेंडेंसी। फ्लूइड मतलब समथिंग दैट हैज अ प्रॉपर्टी टू फ्लो, यानी जिनमें बहने की आदत हो, बह जाने की आदत हो, बार बार पे बह जा रहे हैं, तो वो क्या है? फ्लूइड है। तो जैसे क्या क्या हो सकते हैं फ्लूइड में? तो फ्लूइड दो तरह के हो सकते हैं, या तो द्रव मतलब लिक्विड क्या है? बहता है, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड फ्लूइड। और वहीं अगर आप गैस की बात करो तो गैसेस आल्सो फ्लो, है ना। तो गैस भी क्या है? एक तरल है। गैस क्या है? एक तरल यानी फ्लूइड है। तो गैस एंड लिक्विड बोथ फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है? तरल, जो बह जाएं, जो जिनके अंदर बहने की क्षमता होगी, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे।
यू गेट इट? कहती बात समझ में आई? देखोगे द्रव के बारे में हम पढ़ेंगे तो पास्कल लॉ नियम पढ़ेंगे, फिर गैस के बारे में पढ़ेंगे, बर्नौली पढ़ेंगे, अविरलता का सिद्धांत पढ़ेंगे। देयर आर मच मोर थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस, इसलिए बढ़िया समझ लो। जब हम गैस की प्रेशर की बात करते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं तो पास्कल लॉ की बात करते हैं, आर्किमिडीज की प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। बहुत कुछ है इसमें जानने को, इसलिए इसको बात समझिए, बढ़िया ध्यान से समझिए, ठीक है? तो ये हो गए प्रेशर के टाइप्स। अब बात आती है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड मतलब कि जितने भी द्रव होते हैं ना, यानी द्रव दाब। लिक्विड प्रेशर क्या बोलेंगे? द्रव दाब। द्रव दाब। तो द्रव दाब क्या है? हर एक द्रव दबाव लगाता है अपने दीवारों पर, जहां भी जिस भी कंटेनर में कंटेन्ड है उस पर दाब डालेगा, ठीक है? अगर ग्रेविटी है तो द्रव दाब जब भी हम कंसीडर करते हैं तो हम ग्रेविटी को मानते हैं। आमतौर पे द्रव दाब हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। यहां पे जो ग्रेविटी नहीं मानना होगा तो पास्कल लॉ हो जाएगा। सुनो, जब भी कभी ग्रेविटी होगी ना, ग्रेविटी, तो समुद्र में रखा जल भी अपने तली पर, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व, तो समुद्र में भरा हुआ जल भी अपने तली पर क्या होगा? दबाव डाल रहा होगा। ग्लास में रखा पानी, बोतल में रखा पानी भी अपने पेरी पर दबाव डाल रहा होगा, ठीक है? तो जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है, बॉटम की ओर है हमेशा, ठीक है? तो उसी को हम कहते हैं द्रव दाब। तो द्रव दाब के कई सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। जैसे देखो ये 5 पॉइंट है। जैसे जैसे गहराई में जाओगे वैसे दाब बढ़ेगा। जैसे मान लो अगर ग्लास है और यहां पे पानी हमने रख दिया, और मान लो ये ग्लास बहुत हल्का है, तो कहां से फूटेगा? यहीं से फूटेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जैसे से नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, गहराई में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। बात समझ में आई? प्रेशर इज द सेम एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हम किसी एक ही स्तर पे देखें, किसी एक ही तल पे देखें, तो यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे हर जगह दाब समान होगा। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन में देखेंगे तो यहां पे, यहां पे, यहां पे सब जगह प्रेशर अलग अलग होगा, बल्कि प्रेशर वुड बी इंक्रीजिंग दिस वे, एंड दैट इज कॉल्ड एच रो जी, ठीक है? समान तल पे दाब समान होता है बशर्ते कि द्रव का घनत्व समान हो, ठीक है? नेक्स्ट, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम लेवल इज सेम। प्रेशर वेरीज बाय लिक्विड डेंसिटी। हाँ, लिक्विड एच रो जी, देखो रो जो है क्या है? घनत्व ही तो है। और लिक्विड सीक्स देयर ओन लेवल। हर लिक्विड अपना एक तल ढूंढती है, एक मुक्त पृष्ठ ढूंढती है, ठीक है? अब देखो गौर से, तो हमने देख लिया फ्लूइड प्रेशर P इज इक्वल्स टू एच रो जी। यहां से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनते हैं? देखो, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि अगर मान लो हमारे पास में एक ग्लास है और इसमें यहां तक पानी भरा है, और फिर हमारे पास में एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें भी यहां तक पानी भरा है। सो विच वुड हैव मोर प्रेशर एट देयर बॉटम? तो यहां पे मान लो हमने प्रेशर मेजर किया P1 और यहां पे मेजर किया P2, और आपके पास ऑप्शन है P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज लेस देन P2, P1 इज इक्वल टू P2, P1 एंड P2 कैन नॉट बी जज्ड, है ना? जज नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो क्या आप कहेंगे, बताइए, व्हाट वुड यू से? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला देखना है। जब कोई चीज प्रूवन है तो पहले उसको बात मानिए, है ना? अपनी दिमाग नहीं लगाना चाहिए हर जगह। जैसे देखो, कोई भी चीज हो रही है तो एक आदमी बहुत सारा मेहनत करके, कहते हैं ना, दूसरे की असफलता से कभी कोई सीख लो, अपनी असफलताओं से बार बार सीखोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। यानी किसी साइंटिस्ट ने पूरा रिसर्च करके बनाया, फिर उसके वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन ने उसको प्रूव कर लिया, तो फिर या तो उसी में रिसर्च करो तो अलग बात है, अदरवाइज आपका जो काम है वहां पे रहिए, उस पर ज्यादा डाउट ना करिए। तो अगर दिस फॉर्मूला हैज बीन प्रूवन, है ना, थोड़ा रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये सही बात है। लेकिन फिर भी जैसे मान लो अगर आपको डाउट हो रही है, देखो प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, है ना? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपॉन एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी लेंथ इनटू लेंथ। मास को क्या लिख सकते हो? देखो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो हम मास को लिख सकते हैं रो इंटू वी इंटू जी अपॉन एल स्क्वायर। फिर देखो यहां पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, ना? एरिया इंटू लेंथ, एरिया मतलब एल स्क्वायर इंटू एच। तो एक मान लो हमने ऐसे किया, ऐसे कोई घनाभ बना दिए, तो उसकी एक हाइट है और लेंथ ब्रेथ दोनों एल है, ठीक है? तो समझ लो यहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वायर इंटू एल, या एच मान लो इसको, एक को, इंटू जी अपॉन एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर स्क्वायर काट कर दो तो क्या हो जाएगा? रो जी एच आया ना? मतलब हमारा कहने का मतलब है कि कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनेगी नहीं। अब देखो गौर से, इसको ध्यान से देखो।
जब हम यहां पे जाएंगे तो हम इसको फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, दोनों में क्योंकि जल ही भरा है, बोथ हैव द सेम लिक्विड, अंडरस्टूड है वो, दोनों बोथ हैव द सेम लिक्विड, तो दोनों का जी रो सेम है, दोनों जमीन पर ही रखे हुए थे, है ना। स्पेशल कंडीशन जब नहीं मान दी गई हो तो हमेशा उसको जनरल कंडीशन लेना है। आपको सर बताए नहीं थे, बताया गया है। व्हेनेवर देयर इज नॉट गिवन एवरी डिटेल देन यू हैव टू टेक द स्टैंडर्ड वैल्यूज, तो स्टैंडर्ड वैल्यूज ही मान के चलना है ना। तो क्या पता सर पहाड़ पे ले गए हों आप, तब नहीं, सब जमीन पे थे, सब जिंदा थे। फिर देखो यहाँ पे लिक्विड ही है, दोनों का रो सेम हो जाएगा, जमीन पे ही है तो दोनों का जी सेम हो जाएगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? एच यानी गहराई पर ही तो डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई या गहराई पर। और क्या गहराई दोनों में सेम है? कहोगे यस सर। तो बिकॉज द हाइट इज सेम इन बोथ द केसेस, दैट मींस द प्रेशर एट द बॉटम इन बोथ द वेसल वुड बी द सेम, यानी तब इसी वजह से दाब दोनों में समान होगा तरी पे। यकीन नहीं हो रहा होगा है ना, लेकिन होता है सेम, ठीक है, इसको मान लेना। जो प्रेशर यहां पे अगर नल लगाओगे, जो प्रेशर यहां मिलेगा वही प्रेशर यहां मिलेगा, चाहे कितना बड़ा भाई एरिया ले लो, इतना बड़ा टंकर लगा दो या खाली पाइप ऊपर तक लगा दो, पूरी भरी रहे, बॉटम पे प्रेशर सेम आएगा। यकीन नहीं होगा लेकिन आएगा सेम, ठीक है। वो जब पढ़ोगे थोड़ा सा ज्यादा तब आएगा, पढ़ने लिखने वालों को यकीन आ जाएगा क्योंकि वो रिसर्च कर चुके होते हैं। जो पढ़ता लिखता नहीं है उसको नहीं आता, है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने एच रो जी देख लिया, लिक्विड प्रेशर भी समझ लिया, और ये भी ध्यान रखना कि जैसे गहराई बढ़ रही है, देखो उसके वैसे जेट का प्रवाह बढ़ रहा है ना, प्रवाह बढ़ रहा है, मतलब उस हिसाब से देखो ये प्रवाह तेज है, ठीक है। और यहीं से आता है टॉरिसेली इक्वेशन, v स्क्वायर यानी वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स क्या होता है? रूट ऑफ 2gh। अब कहोगे सर ये कैसे? ये होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, और उसको g में ग्रेविटी के साथ जब करोगे तो माइनस 2gh हो जाएगा, यानी दूरी क्या हो जाती है? ऊंचाई 2gh। u इनिशियली 0 है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो जाएगा, एंड हेंस v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। सारी चीजें वही हैं। आपको लगता है कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता मेरे दोस्त। पढ़ना बस आपको बेसिक है, बाकी सब अपने आप दिमाग में आएगा, बस ढंग से पढ़े रहो एक बार, है ना। और जीवन में एक बार पढ़ना ही, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एक बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा प्रवचन क्लास आज दे रहे हैं बिकॉज इट इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, वही चीज बार बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में सब सारी चीजें रहती हैं। आगे आओ, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स क्या होता है? यानी कि यहाँ पे जो प्रवाह है वो है रूट ऑफ 2gh। देखो 2 और g दोनों सेम है, 2 भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, लेकिन h बदल रहा है, यानी h ज्यादा है, ज्यादा h होगा तो वेलोसिटी ऑफ फ्लिक्स ज्यादा है, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, यहाँ वेलोसिटी कम मिलेगी, यहाँ वेलोसिटी बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अच्छा एक चीज इसमें और नोटिस करोगे, जो बीच वाला होता है ना वो ज्यादा दूरी तय करता है। अगर दूरी की बात करो तो इसको पैराबोलाकार पथ फॉलो करता है। दिस पाथ इज ऑलवेज, द ट्रैजेक्टरी इज ऑलवेज पैराबोलिक, और जो एकदम बीचों बीच में होता है दोनों के, वो सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा होता है, नहीं कि नीचे वाला ज्यादा, इस वेलोसिटी ज्यादा दूरी तय कर जाएगा। आमतौर पे सब एक ही पॉइंट पे आके गिरते हैं, है ना, क्योंकि इसको यहीं गिर जाना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं गिर रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई थी, यहाँ तक जा रहा है। तो ओवरऑल में सब जाएंगे उसी पॉइंट पे, लेकिन बीच वाला थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या बात क्लियर है? समझ में आ रहा है कि हाइट के साथ प्रेशर हमेशा इंक्रीज करता है डेप्थ के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं हम और चलते हैं पास्कल लॉ पे। पास्कल का नियम क्या कहता है? पास्कल का नियम सबसे पहले तो एक चीज कहता है कि भाई देखो ग्रेविटी को मान लो नहीं है, तो पास्कल या कोई भी नियम बनते हैं तो कुछ चीजें मान ली जाती हैं पहले, यानी आइडियल केस या आइडियल कंडीशन, कुछ कंडीशन वो स्पेसिफाई करके तब बात बनती है। इन्होंने कह लिया कि लेट अस सपोज g इज इक्वल्स टू 0, मान लिया कि गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल शून्य है। ऐसे में अगर किसी कंटेनर में द्रव भरा हो, कोई द्रव यानी फ्लूइड भरा हो, शर्त यह है कि द्रव पूरा भरा हो, है ना, फुल्ली हो, पूरा वेल ऑक्युपाइड हो, तो जब भी कहीं भी अगर प्रेशर ऐसे अप्लाई करोगे तो प्रेशर पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब समांतर रूप से, यानी कि अगर कोई बंद बर्तन में, बंद भरे द्रव से भरे हुए बर्तन या तरल से भरे हुए बर्तन पर कोई दाब आरोपित किया जाए तो आरोपित दाब समान रूप से सभी दिशाओं में वितरित हो जाता है, यानी द प्रेशर गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन इन अ सेम वैल्यूज विद द सेम वैल्यू, सेम लेवल। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही? तो आप कहोगे कि आगे क्या कहते होंगे ये? आगे इन्होंने कहा कि इट डजंट डिपेंड ऑन शेप, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ वेसल, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप वेसल शेप, यानी बर्तन के आकृति पर निर्भर नहीं करता। आपका मन करे लोटा लेके आओ, आपका मन करे गिलास लेके आओ, आपका मन करे तो मुंह फुला लो,
भाई फ्लूइड भरने से मतलब है अपन को, है ना, कहीं फुला लिए। क्या बात समझ में आया? तो दैट मींस जी और इंडिपेंडेंट शेप, जी 0 होना चाहिए, इंडिपेंडेंट उसके शेप का होता है, और दाब बराबर रूप से चारों तरफ आरोपित होगा अगर वो दोनों कंडीशन सेम है, और इसी को हम कहते हैं पास्कल लॉ। तो एक बर्तन है, ऐसे मान लिया, स्पेशल शेप का हमने ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहां पे प्रेशर है वही प्रेशर यहां भी होगा, क्योंकि फ्लूइड तो सेम है और पूरा इनक्लोज्ड है, बीच में कोई गैप अप भी नहीं। यस सर। तो अगर मान लेते हैं इसको हम बोल दें P1 और इसको बोल दें P2, तो P1 वुड बी इक्वल टू P2, दैट मींस P1 शुड बी इक्वल टू P2। क्या बात समझ में आ रही है? यानी प्रेशर दोनों जगहों बराबर है। तो यहां प्लंजर लिया और एरिया हमने कम कर दिया। अगर यहां पे प्लंजर पे आरोपित बल हमने कह दिया F1 है और एरिया यहां पे A1 है, तो इसका मतलब F1 बाई A1 शुड बी इक्वल टू F2 बाई A2, अगर उधर का एरिया और ये सब ज्यादा हो ना, तो उसका अगर 2 माने होती है, तो हम कह दिए P1 इज इक्वल्स टू P2, यानी F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। अब मान लीजिए कोई बहुत भारी भरकम चीज आपको उठानी है, कोई भारी भरकम चीज आपको उठानी है, तो कोई भारी भरकम चीज अगर उठानी है तो एरिया बढ़ा दो। तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा? प्रेशर घट जाएगा ना। यही तो लगता है कि भाई एरिया बढ़ाएंगे प्रेशर घट जाएगा, लेकिन यहां एक शर्त है, प्रेशर को नहीं घटना है, प्रेशर इज कांस्टेंट, है ना, थ्रू आउट द सर्फ, P1 इक्वल्स टू P2। तो अगर P remains constant for the surface throughout the surface ना, तो that means F by A1 is equals to constant, F by A is equals to constant, यानी कि हम कह सकते हैं F proportional to area। अगर आपको ज्यादा बल लगाना है तो ज्यादा एरिया ले लो, यानी प्लंजर के बेस का एरिया, जो आप रैम लगा रहे हो, प्लंजर लगा रहे हो, प्लंजर के रैम का एरिया हमेशा छोटा रखो ताकि आपको कम बल लगाना पड़े। जहां लोड उठाना होगा उसका एरिया बढ़ा लो ताकि वहां पे ज्यादा बल मिले और ज्यादा हैवी चीज उठ जाए। यानी आप छोटा सा वो यूज करके, इंजेक्शन सिरिंज वाली इंजेक्शन यूज करके आप ट्रक उठा सकते हो। डू गेट माय पॉइंट? कैसे? जितना गुना ट्रक आपके बल से भारी है उतना गुना ही ट्रक जिस स्थान पे खड़ा होने वाला उसका एरिया बढ़ा दो फ्लूइड पे। डू गेट माय पॉइंट? तो अगर ये एरिया बढ़ेगा तो इधर बल ज्यादा मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट कम मिलेगा लेकिन बल ज्यादा मिलेगा। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बस इतना समझना है कि इफ यू वांट द लार्जर एरिया, दैट विद लार्जर बोर्ड्स, दैट मींस यू शुड बी यूजिंग लार्जर एरिया, लार्जर रैम एरिया। ठीक है, अब आता है पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। तो हम देखते हैं कि जितने भी हाइड्रोलिक्स होती हैं, हाइड्रोलिक मशीनों में, हाइड्रोलिक प्रेशर सिस्टम्स में, तो पास्कल लॉ का मुख्य रूप से उपयोग सभी हाइड्रोलिक मशीनी उपकरण में होता है। अब ये कौन कौन से मशीनरी उपकरण हैं? बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने जेसीबी सुना होगा, जैसे आपने कॉम्पैक्टर सुना होगा, सुना तो नहीं होगा, मान लो होता है, ठीक है। जैसे आपने बुलडोजर सुना होगा। सर बुलडोजर और जेसीबी अलग अलग? यस, बुलडोजर सुना होगा। जैसे आपने क्रशर सुना होगा, जो दबाते हैं या कोई चीज उठाते हैं ऐसे करके ना, या आप यूं कर लो, क्रेन सुना होगा, CRA यानी क्रेन, है ना, किरान कहते हैं गांव में। तो जेसीबी, कॉम्पैक्टर, बुलडोजर, क्रेन, दे आर ऑल द थिंग्स दैट इज बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। वो उसी को उपयोग करके ये सब करते हैं। क्या बात समझ पा रहे? चले आगे। बदल नहीं रहा है, कह रहे रहने दो, पहला दिन है, थोड़ा कम पढ़ाओ, लेकिन हम तो पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे। अब देखो गौर से सुनना, बहुत मजा आने वाला है आगे। देखो पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां कहा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। कह रहे ये बताओ दाब का क्वथनांक और गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी मान लो मैं पानी उबालता हूं और पानी उबलता है, अगर मान लो कल को प्रेशर बढ़ जाए तो बताओ पानी जल्दी उबलेगा कि बाद में उबलेगा। कल को मान लो आंधी तूफान आ जाए तो बताओ पानी जल्दी उबलेगा कि बाद में उबलेगा। आप कहोगे सर आंधी तूफान से पानी क्या देना, गैस के ऊपर हवा ना लगे, बस कमरे में उबाल लेंगे। नहीं, फर्क पड़ेगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कैसे, और यहीं से क्वेश्चन क्योंकि बनते हैं, तो दैट मींस वी शुड बी नोइंग दैट। तो एक बेसिक साइंस एप्लीकेटरी है, अपने घर परिवार और कॉमन सेंस के लिए भी ये सब नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंडली क्योंकि एग्जाम में आ रहा है तो इसी बहाने पढ़ भी लोगे आप ना, नहीं तो रील देखने से फुर्सत कहां। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कह रहे हैं दाब का क्वथनांक व गलनांक पर प्रभाव। दाब का क्वथनांक गलनांक पर प्रभाव। अब गौर से देखना,
सबसे पहले हम गलनांक की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, यानी गलनांक। देखो कोई चीज हम पिघलाना चाह रहे हैं तो मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास में हैं, यानी ये सॉलिड है, और हम चाहते हैं मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएं, तितर बितर हो जाएं। क्या बात समझ पा रहे हो? अब देखो गौर से, सॉलिड से लिक्विड बनाना ही तो गलनांक है, गलन है, मेल्टिंग है। तो देखो मेल्टिंग जल्दी होगी कि बाद में होगी। तो हमने कहा यार पहले क्या था ना, इस पे कोई प्रेशर बाहर से कोई रोकने वाला, इसको दबाने वाला नहीं। दाब ना होना मतलब क्या, बाहर से कोई दबाने वाला नहीं है। एटमॉस्फेयर दबाव डालता, आप पे दाब डालता। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो गया मतलब बाहर से दाब डालने वाले लोग कम हो गए। तो अगर दबाव मान लो बाहर से कम लग रहा है तो मॉलिक्यूल्स को दूर जाने के लिए कम ही एनर्जी दोगे, भाई एनर्जी देते ही दूर भागते हैं। अगर जब कोई रोकने वाला नहीं है, घर में बड़ा बुजुर्ग नहीं रहा, एक्सपायर कर गया, तो क्या बंटवारा अब रुकेगा? नहीं रुकेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको बांध के रखने वाला यानी जो प्रेशर था वो नहीं रहा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पे हम देखते हैं कि जो प्रेशर है वो इसको इसके स्टेट में बांध के रखता है। तो अगर ज्यादा प्रेशर होगा, देखो प्रेशर कम है तो इसको पिघलाना आसान होगा। तो यानी कि लो प्रेशर मींस लो मेल्टिंग पॉइंट, और अगर हाई प्रेशर हो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई ज्यादा दबाव ऐसे रखोगे तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब तोड़ के भाग पाएगा। बहुत कुछ होता है उसमें। जैसे जब भी आप करते हो ना तो एक नीचे जितना प्रेशर बनता है, सेम वो एक टाइम आता है उसको बोलते हैं प्रेशर, वेपर प्रेशर। नहीं वेपर बनता है, वेपर ऊपर की तरफ दबाव लगाता है। अगर वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो गया है ना, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग। तो बॉइलिंग एक फेनोमेना है। मतलब हर चीज जो हम लोग को वो सिंपल लगती है ना, जब उसके बेस पे जाओगे बहुत सारी चीजें होती हैं। बट हमको अपन को जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, है ना, तो उतने पे ही ध्यान रखते हैं। तो यहां हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर जाने हैं तो मेल्टिंग हो जाता है। मॉलिक्यूल्स को अगर बाहर से कोई रोकने वाला नहीं है तो कम ही टेम्परेचर पे ये दूर दूर हो जाएंगे, कम टेम्परेचर देकर, है ना। जैसे मान लो आपको तवे बिठा दिया जाए, तवे पे नीचे आग लगा रहे हैं, दो लोग पकड़ के दबाए हुए हैं, तो क्या आप उछल के भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। लेकिन कोई नहीं पकड़ा हुआ है या एक ही आदमी पकड़ा हुआ है, तब क्या होगा? तो उछल के भागोगे अलग, और बगल वाला आदमी जो पकड़ के बैठाया था पहले कहोगे लाओ तुमको भी सुख दे देंगे, है ना, तो उसको बैठाओगे। डू गेट माई पॉइंट? तो ध्यान रखना है कि प्रेशर अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मतलब जो चीज 0 पे पिघलती थी अब वो 4 डिग्री पिघलेगी प्रेशर ज्यादा होने पे। यानी अगर मान लो बर्फ कितने पिघलता है, यानी आइस कब मेल्ट होता है? आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री। तो जब भी हम ये टेम्परेचर वगैरह बताते हैं ना तो ये सब होते हैं सी लेवल पर। और अगर हायर डेप्थ में जाओगे, गहराई यानी डेप्थ में जाओगे, तो यही आइस 0 से ज्यादा टेम्परेचर पिघलेगा। मतलब हो सकता है 4 डिग्री सेल्सियस तक पे पिघले। मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी उस हिसाब से, ये नहीं कह रहे हैं एग्जैक्ट 4 ही, मतलब 0 पे तो नहीं पिघलेगी, 0 से ज्यादा टेम्परेचर पे जाके पिघलेगी। यानी बर्फ ही रह जाएगा हायर टेम्परेचर होने के बावजूद भी। यानी गहराइयों में, यानी अगर एक हम बात करें पहाड़ की चोटियां और एक बात करें वादियां, तो वादियों के बर्फ आखिरी में पिघलेंगे, चोटियों और पर्वत शीर्षों के बर्फ पहले पिघलेंगे। तो आपको बर्फ देखने का शौक है और पहाड़ों पे जा रहे हो तो पहाड़ों में नहीं, उसकी घाटियों में जाना। घाटियों में बर्फ लंबा टिकेगा। बर्फ पहले बनता है पहाड़ों पर, वादियों में बाद में बनेगा, लेकिन वादियों में बाद तक टिका रहेगा, क्योंकि गहराई ज्यादा होने पर क्या होता है, गलनांक बढ़ जाता है, तो हाई टेम्परेचर पे भी बर्फ बना रह जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर वॉल्यूम बढ़ता है, जो कि बढ़ना चाहिए, तो ये लॉ वैलिड है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा चीज हो कि टेम्परेचर आप बढ़ाओ और उसका आयतन घटने लग जाए, तो ये वैलिड नहीं होगा, तब ये वैलिड नहीं है, तब यह क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा होगा। ऐसा कोई चीज होता है कि गर्म करने पे और छोटा हो जाए? होते हैं कुछ चीजें, जैसे बिस्मथ, है ना। तो बिस्मथ एक ऐसा मटेरियल है, नॉन मेटल है, जो कि ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। बिस्मथ ही नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन आमतौर पे एग्जांपल हम लोग बिस्मथ ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? तो हमने कहा एक चीज कि प्रेशर बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है। अब आओ क्वथनांक की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे। जैसे यहां मॉलिक्यूल को दूर दूर करना था तो यहां पे क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट। और जब आप इसी को और दूर दूर करना चाह रहे हो तो इसी को हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट।
यानी अब भी तो हम दूर दूर करना ही चाहते हैं। जब ज्यादा प्रेशर दोगे तो दूर नहीं कर पाएंगे, ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और प्रेशर घटने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर प्रेशर, दैट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो प्रेशर बढ़ा दिए, प्रेशर कुकर नाम सुने हो? हाँ सर सुने हैं। पतीली नाम सुने हो? हिंदी में बताइए। भगोना। तो अगर मान लीजिए आप नॉर्मल बर्तन में पानी उबालते हो तो इट शुड बॉयल अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास उबलना चाहिए। और उसी में आप आलू पका रहे हो तो आलू कुछ समय लेगा, पकेगा। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर आप मान लो प्रेशर कुकर ले आए, तो प्रेशर कुकर में क्या है, चारों तरफ से आपने पैक कर दिया, तो प्रेशर अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। ज्यादा प्रेशर बढ़ने पर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो वही पानी जो पहले 100 पे उबल जाता था, प्रेशर कुकर के अंदर वो 140 पे उबलेगा, 130 पे उबलेगा। यानी टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद जाके उबल रहा है। यानी कि जब प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया। तो प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी उसके अंदर होती है। यानी वही आलू जो 100 पे 1 घंटा लेता उबलने पर, अब क्योंकि 140 का टेम्परेचर, मतलब उसके बराबर समतुल्य एनर्जी उसके पास में हो गई, तो इसका मतलब अब ज्यादा आलू पकेगा, जल्दी पक जाएगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होने से उसके पास में एनर्जी ज्यादा आ जाती है। यानी कि वो बॉइल देखो बॉइलिंग जैसे हुआ उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। यानी पानी जब बॉयल होने लगा, आप कहो आप पानी को हम 100 से नहीं 120 डिग्री तक लेके जाएंगे, पतीली में उबालते उबालते नहीं उबलेगा, उस 100 पे ही रहेगा। यानी जहां स्टेट चेंज होने लगा उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा जब तक कि पूरा का पूरा कायाकल्प नहीं हो जाता। यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर आपको पानी चाहिए तो पानी नहीं मिलेगा। भाप मिल सकता है 100 से ऊपर डिग्री सेल्सियस पे, पर पानी 100 से ऊपर आपको नहीं मिलता आमतौर पर। सेम ऐसे बर्फ है, तो बर्फ को आप हो सकता है -6 पे भी मिल जाए, -5 पे मिल जाएगा, -4 पे मिल जाएगा, 0 पे भी बर्फ मिलेगा। लेकिन जब आप 1 डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो बर्फ 1 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जाएगा। 1 से पहले वो पानी बनेगा। जब पानी पूरा बन जाएगा तब जाकर के पानी को आप 1, 2, 3, 4 डिग्री सेल्सियस ले जा सकते हो। डू गेट माय पॉइंट? यानी हर स्टेट की अपनी सीमाएं हैं, ठीक है, और सीमा को पहचानना है। क्या बात समझ पा रहे हैं? प्रेशर बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर घटने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। प्रेशर बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, प्रेशर घटने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक्सेप्शन वाला मन करे याद रखना, मन करे भूल जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोचो कि कुछ लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं सर हम तो ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अब ऊंचे लोग ऊंची पसंद का मतलब क्या है कि मान लो आपका मन ही नहीं लगता मैदानी क्षेत्र में, आप कहते हो सर मुझे तो वादियां ही पसंद, मैं तो पहाड़ों पर ही रहना चाहता हूं। तो जाओ ना पहाड़ पे, लेकिन उसकी सीमाएं भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट और डेप्थ, ऊंचाई और गहराई का दाब पर प्रभाव। तो मान लो एक ये है समुद्र का स्तर, ये है जमीन, ये है पर्वत, और यहां पे कोई खाई या गर्त, और ये फिर जमीन। ठीक, आमतौर पे ये समुद्र तल पर है ना, इस समुद्र तल पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है वो। और यहां जब जाओगे यही हवा ही प्रेशर डाल रही, मान लो यहां तक हवा है, तो ये हवा जो है यहां से यहां तक की, इसी को हम H मान लें, तो यहां पे जो प्रेशर होगा वो होगा H रो ऑफ एयर इनटू G, यानी उस समय वहां पे ग्रेविटेशन, दैट वुड बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो हाइट यहां पे देखो ज्यादा है, ये वाला पार्ट देखो ज्यादा है ना। अगर ऊपर से देखोगे तो इसे गहराई बोलेंगे, नीचे देखोगे ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। तो नीचे यहां खड़ा आदमी को इतना ऊंचाई दिख रहा है, मतलब यहां प्रेशर ज्यादा होगा। अब कोई आदमी यहां पहुंच गया पहाड़ों पर, तो यहां पे अब हाइट कितनी बची, इतनी ही तो बची, यानी इतना ही हवा तो है जो दबाव डाल पाएगा। H में H रो G में H की वैल्यू कम हो गई, और क्योंकि यहां पे H डैश कम है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। यानी वही पानी जो 100 पे उबलता था वही पानी यहां 60 डिग्री पे उबलने लग जाएगा, BP लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। आप कहोगे सर तो चमत्कार हो गया। यस, चमत्कार है। इसलिए जितने बड़े बड़े चमत्कारिक बाबा होते हैं वो अक्सर पहाड़ों पर पाए जाते हैं। जोक सपाट है, लेकिन आमतौर पे जो फ्रॉड वाले लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं।
वो देखोगे कि खीर चला देंगे हाथ से, कुछ नहीं हो रहा है। पकौड़े तल देते हैं हाथ से ही तेल में, वहां के आम लोग भी कर देते हैं और जलते नहीं। क्यों? वहां पे आप खाना पकाने बैठ जाओगे, 5 मिनट की चीज आपको आधे घंटे में भी कच्ची कच्ची लगेगी। रीजन? क्योंकि वहां पे उतना प्रेशर है नहीं, पानी जल्दी उबल जा रहा है, तो टेम्परेचर पानी का बढ़ नहीं पा रहा, चीजों का टेम्परेचर बढ़ नहीं पा रहा, तो चीजें पक नहीं रही। इसीलिए आप देखोगे जो इतने भी हाई राइज क्षेत्र होते हैं वहां पे नूडल्स ज्यादा मिलते हैं, अध पके भोजन वाला चीज जल्दी मिल जाता है। वहां पे मैगी वैगी खूब मिलेगा, ऑमलेट खूब मिलेगा, लेकिन जब आप कहोगे चावल दाल रोटी सब्जी तरकारी तो नहीं मिलेगा। रीजन? या मिलेगा बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि वहां की गैस ज्यादा लगेगी, बहुत देर तक पकाना पड़ेगा तब जाके पकेगा। तो इसलिए कभी शिमला कुल्लू मनाली ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में जाना घूमने ना, तो भले तुमको खाना बनाना आता हो, कह देना नहीं आज होटल से खाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने खाना बनाया तो पहली बात 2-3 घंटा चला जाएगा, दूसरी बात खाना बेस्वाद लगता है ऊंचाई ऊपर, क्योंकि हमारा शरीर भी नहीं बना ना उतने कम प्रेशर में रहने के लिए, तो हमारे टेस्ट बड भी काम नहीं करते, कैपिलरिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा? एक तो खाना घंटा पर बनाओगे, फिर टेस्ट नहीं है, पेट भी नहीं भरेगा, इसमें क्या हो जाएगा? मार हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई ना हो इसका मतलब है खाना नहीं बनाना है जब भी पहाड़ों पर घूमने जाना है। डू गेट इट? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई आदमी गहराई में चला जाए, गर्त में चला गया, अब देखो यहां पे H प्लस मान लो ये डेप्थ D है, तो ये H प्लस D हो जाएगा ना हाइट, तो और ऊंचाई बढ़ गई। गहराई मतलब ये वायुमंडलीय तरास बढ़ गई, यानी गहराई में जाने पर और दाब मिलेगा। यानी वो पानी जो यहाँ 100 पे उबलता था, वो पानी यहाँ पे कहो 120 पे ऐसे ही उबल रहा है। क्या समझ पा रहे हैं? तो ऊंचाई पर जाने पर पानी देर से उबलेगा, भोजन देर से पकेगा, भोजन बेस्वाद लगेगा, बहुत सारी चीजें। दूसरा, गलनांक को उतना प्रभाव, तो अगर पहाड़ पे जाओगे प्रेशर घट गया यानी गलनांक घट जाएगा। यानी वही बर्फ जो जीरो पे पिघलता था, है ना, जो जीरो पे पिघलता था, वो कितने पिघलेगा अब? वो कितने पिघलेगा? घटने का मतलब समझते हैं? जैसे प्रेशर घटा तो मेल्टिंग पॉइंट घटा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी घट, मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट आमतौर पे सेम ही रहते हैं। सेम वे में प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया, पानी जल्दी उबल जाएगा। जमाने की बात करो, जम ही नहीं रहा, जीरो पहुंच के जम ही नहीं रहा है। -3 उनके आसपास जब जाओगे तब जाकर के कहीं पानी जमेगा और बर्फ बनेगा। यानी वहां 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमता ही नहीं, सोने से बहुत नीचे जाने पे जमता है, क्योंकि गलनांक वहां गिर चुका है ना। धरती पर सामान्य तौर पे 0 पे जमता है, वहां पे 0 से नीचे नेगेटिव में जाने पर तब जमता है पानी, ऐसे नहीं जमता। गलनांक प्रेशर कम होने से गिर जाता है। तो ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, फिर हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, गुण, हाँ वो गुण सीख रहे हैं। अब देखो गौर से, फ्लोटेशन मतलब होता है तैरना, और हिंदी में कहते हैं इसको प्लवनता। प्लवन, प्लवन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी पानी वानी में कभी गए होगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी कोई चीज पानी में डुबोई जाती है ना, तो इस डुबोई गई चीज के भार में कमी आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे से कोई इसको ऊपर की तरफ ढकल रहा है, तो जो ऊपर की तरफ ढकेला जा रहा है उसी को बोलते हैं अपथ्रस्ट, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्लावन। और जो बल आया उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, यानी बायोवेंट फोर्स। और जो नीचे से ऊपर की जो प्रेशर मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब प्रेशर है, ठीक है, अपथ्रस्ट मतलब प्रेशर है। और जब वही चीज फोर्स बन जाती है तो उसको हम बोलते हैं बायोवेंसी, यानी बायोवेंट फोर्स। बायोवेंसी इज द प्रॉपर्टी, है ना, फिनोमेना। फिनोमेना को कहते हैं बायोवेंसी। और नीचे जो ऊपर आ रहा है उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, यानी उत्प्लवन बल, उत्प्लवनता। और तैर जाने को प्लवनता, प्लवन। तो प्लवन यानी फ्लोटेशन, उत, उत मतलब ऊपर की ओर, उत मतलब ऊपर की ओर, उत्प्लवन यानी अपथ्रस्ट। और बल जो होगा उसको क्या बोलेंगे? बायोवेंट फोर्स, जो बायोवेंसी लाए। क्या बस पा रहे हैं? तो कुल मिला के फ्लोटेशन होने के कुछ कारण होंगे। कोई चीज कब तैरेगी कब डूब जाएगी आमतौर पे आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें शायद ना जानते हो, तो उसको हम अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का, पानी नहीं पी लेते हैं।
अच्छा, आपके पास एक विकल्प है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मेरे पास विकल्प नहीं है इसलिए मैंने रुक गया, ठीक है। आप मत रुकना, आप भगा देना ये। अब देखो गौर से, कब कोई चीज तैरेगी, कब कोई चीज नहीं तैरेगी, उसके पीछे आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज की बड़ी कहानी है, लेकिन उतने गहराई में जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि क्लास थोड़ी कंसाइज रख के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे एक टॉपिक कवर हो जाए ना। तो मटेरियल ऑफ मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अगर खत्म कर ले जाए हम लोग आज, तो ज्यादा बेटर है। बहुत गहराई में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यूरेका शब्द भी यहीं से आता है। घटना एक थी जब उन्होंने पहचान लिया था पदार्थ के गुण को, यानी कि मेटल में यानी सोना मिला उनको और पता लगना था कि सोना शुद्ध है कि नहीं, पक्का करके बताना था, और उन्होंने पक्का करके बताया। वही घटना थी, और वहीं से उनको पता चला उत्प्लवनता के बारे में कि कैसे काम करता है। तो यहां पे देखो इन्होंने 3 कंडीशन बताए, या तो वस्तु बिना डूबे तैरेगी, ये कुछ डूबी है फिर तैर रही है, कुछ या तो वस्तु डूब के तैरेगी या वस्तु डूब जाएगी। 3 कंडीशन होते हैं किसी वस्तु के तैरने या डूबने के। तो ये भाई डूब के तैर रही, ठीक है, ये डूब के तैर रही है पर डूब के तैर रही है। और यहां क्या है, ऊपर तैर रही है, यहां जमीन में चली गई। अब क्यों ऐसा होता है? तो देखो कुछ रीजंस होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं जो आप जानते हो। घनत्व, जैसे घनत्व वस्तु का अगर कम है, घनत्व फ्लूइड के यानी तरल के, तो अगर तरल के घनत्व से वस्तु का घनत्व कम है तो तैरेगा। जानते हो, बहुत बार पढ़े होंगे। अगर वस्तु का घनत्व फ्लूइड के घनत्व से बराबर है, तरल के घनत्व से बराबर है, तो डूब के तैरेगा। ये दोनों बराबर हो गए। और तीसरा कहता है कि अगर वस्तु का घनत्व कहीं गलती से ज्यादा हो गया ना, जैसे पानी से लोहा भारी है घनत्व में, तो वो डूब जाएगा। अब बात आती है, पहले समझ लो घनत्व क्या होता है। घनत्व मतलब सघनता, कितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने में ही, तो उसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। और ये क्या है, घनत्व। ठीक है, कितना द्रव्यमान है कितने आयतन, मतलब मान लो हम ये कह दिए पर मीटर क्यूब में कितना वजन बनता है। तो अगर रुई लेके जाओगे तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा। उसमें अगर रुई भर दो तो हल्का होगा, मिट्टी भर दो भारी होगा, पानी भर दो, फिर उसके बाद में लोहा भर दो, अलग अलग चीज भर के देखो तुमको क्या लगता है कौन ज्यादा भारी आएगा उसी मीटर क्यूब में। यानी अगर हम हर को कांस्टेंट कर लें, यानी फिक्स कर दें, यानी प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान आएगा, भार आएगा, तो भार कह रहे हैं द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन में घनत्व कहलाता है। क्या समझ पा रहे हैं? यूनिट क्या होगी, देखो ये क्या है, मास है, केजी एसआई यूनिट हो जाएगी। आयतन मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब वुड बी द एसआई यूनिट, केजी मीटर पर क्यूब वुड बी द एसआई यूनिट। ठीक है, भारी पर बताता है, तो जो इतना भारी उतना साइंस डूब जाएगा। अब लेकिन ये होगी आधा साधारण वाली बात। लेकिन अब ऐसे समझो, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो होता क्या है, यहां नीचे से एक बल लगता है, इसको हम बोलते हैं बायोवेंट फोर्स। तो उसको हम कहेंगे बॉयफ्रेंड नहीं, बीएफ, बायोवेंट फोर्स। तो बीएफ का मतलब बायोवेंट फोर्स है, ना कि बॉयफ्रेंड। ठीक है, और एक फोर्स ये है, और एक फोर्स क्या है, वेट है जो वस्तु का, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली में फोर्स होता है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स एंड मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट इज वेट। तो एक्सेलरेशन और मास है मतलब फोर्स ही है। ठीक है, फोर्स है। तो वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर अब वस्तु का जो वस्तु नीचे की ओर बल लगा रही है, उससे ज्यादा अगर नीचे से ऊपर की ओर बल आ जाए, या उसके बराबर आ जाए नीचे से ऊपर की ओर बल, तो जाहिर सी वस्तु तैर जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? तो यहां पे क्या है कि वस्तु जितना भार नीचे की ओर लगा रही है, उससे ज्यादा बल नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, तो वस्तु ऊपर ही रह गई। अगर वस्तु का भार और उत्प्लवन बल, नीचे से आने वाला बल बराबर हो गए, तो ये कंडीशन हो जाएगा। और अगर वस्तु का भार जितना है उससे कम उत्प्लवन बल आया, तो क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। भाई मैं नीचे जा रहा था, नीचे से अगर धक्का दिए हमको तो हम ऊपर रह गए, नीचे से धक्का नहीं दे रहे हो सही से, लेकिन बराबर जितना मारा है उतना रोके हुए हो, तो जाहिर बात जहां हम ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने नीचे से कोई सपोर्ट ही दिया तो क्या होगा, डूब जाएंगे। तो नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिला, बॉयफ्रेंड निकल रहा मुझसे, बॉयवेंट फोर्स नहीं मिला, तो इसलिए डूब जाएगा। डू गेट इट? अब देखो, अब हम बात करते हैं इस बॉयवेंट फोर्स की। ये क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेस्ड वाटर। क्या है ये, डिस्प्लेस्ड वाटर वेट। तो एक्चुअली में क्या है,
विक्षेपित जल का भार इक्वल टू उत्प्लवन बल। तो बायोंट फोर्स इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि विक्षेपित जल का जो भार है, यही बल है जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो हम चाहते हैं क्या है, ज्यादा बल नीचे से मिले। तो ज्यादा बल नीचे से मिलेगा कब, जब ज्यादा, हम क्या चाहते हो भाई कि ये बायोंट फोर्स ज्यादा रहे ना। बायोंट फोर्स ज्यादा तब होगा जब ज्यादा पानी तुम हटा पाओगे, ज्यादा पानी हटा पाओगे तो ज्यादा बायोंट आएगा। जो पानी को ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उसको नीचे से थ्रस्ट ज्यादा मिलेगा। बस बात क्लियर हो गई। क्योंकि बायोंट फोर्स का मतलब ये है कि डिस्प्लेस्ड वाटर वेट, ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा तभी ज्यादा वेट उसका आएगा पानी का। जो पानी विस्थापित हो रहा है उसको तौल लो, फिर देखो अगर वो ज्यादा होगा तो इसका मतलब कि वस्तु पर ज्यादा बल ऊपर की तरफ लगेगा, यानी वस्तु नहीं डूबेगी। अगर वस्तु के भार से वो ज्यादा हुआ तो, यानी कि हमको कुल मिला के ऐसा शेप देना है, यानी ऐसा आयतन देना है कि वो अपने भार से ज्यादा पानी विस्थापित करे। ज्यादा पानी विस्थापित करेगा तभी नीचे से ज्यादा बल मिलेगा। तो इसलिए लोहे की कील जो है अपने भार के बराबर का जल विस्थापित नहीं कर पाती, इसलिए डूब जाती है। क्योंकि विस्थापित जल का भार ही तो नीचे से आपका क्या है, उत्प्लवन बल है। फिर सुनो, विस्थापित जल, डिस्प्लेस्ड वाटर वेट इज एक्चुअली द बायोंट फोर्स दैट इज कमिंग इट अपवर्ड। तो दैट मींस कि विस्थापित जल का भार ही उत्प्लवन बल है। तो ज्यादा जल अगर विस्थापित करोगे तो ज्यादा बढ़िया तैरोगे। ठीक है, तो ज्यादा जल विस्थापित तब कर पाओगे जब ज्यादा जगह तुम लोगे, और ज्यादा जगह तब लोगे तुम जब तुम्हारा आयतन ज्यादा हो। और इतना आयतन कर लो कि जो विस्थापित जल का भार है वो तुम्हारे भार से ज्यादा हो। तो मैं 2 किलो का हूं और मैं 2.5 किलो का पानी अगर विस्थापित करने की क्षमता रखता हूं तो जाहिर सी बात मैं तैरूंगा। लेकिन बात यह आती, क्या कभी तुम 2.5 किलो वाटर डिस्प्लेस कर पाओगे? नहीं, आप अपने बराबर ही वाटर को डिस्प्लेस कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। क्योंकि उससे ज्यादा तब कर पाओगे जब आपको कोई जबरदस्ती डुबाने लग जाए। जैसे मान लो एक एयर बॉल, अब एयर बॉल पानी में नहीं डूबता, लेकिन जबरदस्ती डुबाने लग जाओ तब अपने वेट के ज्यादा वो पानी डिस्प्लेस कर पाएगा। अदरवाइज अपने वेट के बराबर ही डिस्प्लेस करके वो तैरता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा बराबर ही डिस्प्लेस करके तैरता है, इन दोनों बराबर, उसमें ज्यादा। बात समझ में आ गई? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कई सारे कॉन्सेप्ट्स भी और भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ वाटर इन ग्लास और इस पर एक आइस क्यूब तैर रहा है, और ये स्तर यहां पे जो जल स्तर है ये नोट कर लिया गया, नोटेड लेवल। अब आपको बताना है कि जब ये बर्फ पिघलेगा तो ये जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आइस जो होता है ना, ये बर्फ, ये एक्चुअली में आयतन ज्यादा लेता है ना। तो आयतन आइस का ज्यादा है, घनत्व कम है। मतलब पानी के अंदर केवल आइस का 1/, इधर होता है 9/10 भाग, और ऊपर वाला पार्ट जो है वो 1/10 भाग। ठीक है, अब क्योंकि इसका आयतन ज्यादा है, जब ये पानी बनेगा तो आयतन इसे घटेगा ना। वाटर का आयतन कम होता है, जल का, और बर्फ का आयतन ज्यादा होता है। तो जब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा? जल ही बनेगा। और जब जल बनेगा तो इतने ही एरिया में ही ऑक्युपाई हो जाएगा, यानी कि लेवल नहीं फर्क पड़ेगा। इसको ध्यान सुनना, ध्यान समझना कि इफ आइस मेल्ट्स इन अ ग्लास ऑफ वाटर, द वाटर लेवल डजंट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। क्या समझ आ रही? अब अगली सिनेरियो देख लो, सिनेरियो नोटेड लेवल कांस्टेंट। अगली सिनेरियो देखो, पानी का ग्लास है और इसमें आपने पानी भरा और इस पे आपने एक बर्फ रखा। लेकिन एक चीज आपने और कर दी कलाकारी, कि आपको पता है कि पानी में सिक्का तो नहीं तैरता। लोहे का सिक्का, द कॉइन, मेटल कॉइन वुड नॉट बी floating in this water. That means you have to provide it support and you have used the support of this ice. आपने क्या किया, एक सिक्का लिया और उस सिक्के को इसी बर्फ के ऊपर रख दिया।
और सिक्का इतना भारी भी नहीं था, जब बर्फ पे आपने रखा तो ये तैर गया। अब बताओ जब ये बर्फ पिघलेगा तो क्या जल स्तर बढ़ेगा कि घटेगा? तो मुद्दा ये आ गया कि जब इस पे आप देखो जब इस पे आइस पे जब यहां पे सिक्का था तो इसका मतलब क्या था? इसका भार, वस्तु का भार क्या है? ज्यादा है। तो पानी कितना है? ज्यादा विस्थापित किया। पानी कितना विस्थापित करेगा? ज्यादा विस्थापित करेगा। ये कम पानी को डिस्प्लेस करेगा, लेकिन इस पे जब ज्यादा वेट डाल दोगे तो उसको तैरने के लिए ज्यादा वेट डिस्प्लेस करना पड़ेगा वाटर का, यानी लेवल ज्यादा राइज होगा। तो लेवल यहां पे ज्यादा राइज हुआ है। और एक चीज जान लो कि जब सिक्के को पानी में, अगर सिक्का पानी के अंदर जाएगा, पहले तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन जब वो डूबेगा तब इसका मतलब, डूबने का मतलब क्या है? अब उतना डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। यहां पे देखो बर्फ से कोई प्रभाव नहीं पड़ना है जल स्तर पे, तो जानते हो ना कि बर्फ की वजह से कोई जल स्तर में चेंज नहीं आता। चेंज आ रहा है सिक्के की वजह से। क्यों? जब सिक्का तैर रहा है, जब तक बर्फ है तब तक तैर रहा है, और तैर रहा है तो अपने वेट के बराबर वाटर डिस्प्लेस किया है, इसलिए तैर रहा है। लेकिन जब बर्फ पिघल जाएगा तब अपने वेट के बराबर वो वाटर डिस्प्लेस खुद से नहीं कर पा रहा है, तो जब नहीं कर पाएगा तो डूब जाएगा। तो पहले ज्यादा पानी डिस्प्लेस किया था इसलिए तैर रहा था, अब डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। तो ज्यादा जब पानी हटाया था तो स्तर बढ़ा था, अब नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब स्तर गिरेगा। स्तर गिरेगा तो इसका मतलब क्या है? लेवल ड्रॉप। तो लेवल विल ड्रॉप। ठीक है। दूसरा घनत्व बताओ। तो ज्यादा घनत्व मतलब ज्यादा प्लवनता। ज्यादा घनत्व मतलब ज्यादा प्लवनता। क्यों? क्योंकि जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, देखो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास इज नथिंग बट रो वी जी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम इफ द डेंसिटी इज हायर। इधर भाई वस्तु जो भी डालोगे उसका कांस्टेंट वॉल्यूम है। इस नाव है, नाव नदी में भी वही है, जब उसे समंदर में डाल दोगे समंदर में भी नाव वही रहेगी। वॉल्यूम तो सेम है, अंतर किसमें आया? डेंसिटी में अंतर आया। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बढ़ेगा। समझ पा रहे? अब आपसे कहा गया कि ये बताइए, एक नाव है वो नदी में जा रही थी, एक नाव है वो नदी में जा रही थी, ये है नाव नदी में जा रही थी, पर क्या हुआ? यहां समंदर आ गया। तो अब बताओ नाव और डूब जाएगी, डूब के तैरेगी, या नाव और उठ के तैरेगी? तो देखो पानी का घनत्व था कम, है ना, यानी पानी जो वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ा था पानी में तैरने के लिए, क्योंकि पानी घनत्व कम है ना। तो घनत्व अगर पानी का कम है, मतलब साधारण नदी के जल का अगर घनत्व कम है, यानी कि द रिवर वाटर हैज अ लेसर डेंसिटी, दैट मींस अगर रो कम है तो इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा चाहिए। वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो क्या है? एरिया ऑफ द बॉटम तो सेम है, यानी कि डेप्थ ऑफ द बॉटम। इसको ऐसे चेंज कर लो, रो ए डी जी, एरिया इनटू डेप्थ। तो डेप्थ ज्यादा करना पड़ेगा बिकॉज रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कर लो, क्योंकि भाई तैर रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट उसी के वेट के बराबर, यानी वस्तु का वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। जी तो कांस्टेंट है ही है, इसका मतलब क्या हो गया? रो ए डी, अच्छा एरिया भी कांस्टेंट है जल उसका, तो रो इंटू डी शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? जो डेप्थ है, जितना डूबेगी, जो डूबने वाला डेप्थ है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। यानी कि अगर रो ज्यादा हुआ तो डी कम होगा। तो रो समंदर का जो खारापन है पानी का ना, वो ज्यादा है, यानी ज्यादा डेंसर है सी वाटर। इसका मतलब क्या है? डेप्थ कम मिलेगा, यानी नाव कम डूबेगी, उसमें थोड़ा सा उठ के तैरेगी। ठीक है। तो अगर कुछ लोग नदी से समंदर में प्रवेश करेंगे तो उनका नाव जरा सा उठ जाएगा। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। अगला बात आता है बोर्ड एंड स्ट्रीम, हमने बता ही दिया। अब अगले पे चलते हैं, दैट इज आइस क्यूब एंड आइसबर्ग्स। ये बता दिया हमने। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर डेंसिटी मेजरमेंट। मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, और ये है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड ह्यूमिडिटी ऑफ। बैरोमीटर, देखो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आ रही है तो बैरोमीटर की बात करो। देखो एटमॉस्फेयर से दबाव लगा रहा है, तो पहले क्या करते हैं, एक को कटोरा लेते हैं जिसमें थोड़ा बहुत पारा भरा हो, और 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर का एक टेस्ट ट्यूब लिए। टेस्ट ट्यूब में पूरा हमने क्या कर दिया? पारे से भर दिया। फिर उसके मुंह पे रखा अंगूठा की, ताकि पारा गिरे ना, यानी मरकरी गिरना ना पाए, और उठा करके उसी कटोरे में जाके पलट दिया। जब वापस से पलटोगे तो ये मरकरी चाहेगा नीचे आना, है ना, लेकिन यहां वैक्यूम क्रिएट हो जा रहा है। तो ये वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो ये वैक्यूम इसको नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि यहां स्पेस वैक्यूम हो गया।
या फिर अन्य शब्दों में कहो तो ये एयर प्रेशर क्योंकि लग रहा है, एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है, इसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। अभी यही आप परख नली जाके अंतरिक्ष में ऐसे खोलते उल्टा करते ना, डजंट मैटर, सारा बाहर आ जाता, क्योंकि बाहर प्रेशर सेम, अंदर प्रेशर सेम, सब बाहर आ जाता। लेकिन वही चीज जब धरती पे ऐसे उल्टा करके खोलोगे तो नहीं गिरता, है ना, और नहीं गिर रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर उसमें ऊपर उठा रहा है। तो कितना उठता है, ध्यान रखना है, 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है। तो सी लेवल पे हमारा वाट एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 1 atm होता है, या 1 बार के बराबर होता है, या 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। देखो बार और एटीएम और पास्कल में जरा सा अंतर है, 1.01 का अंतर है, तो 01 मतलब 1% का अंतर, तो हम उसको इग्नोर करके चलते हैं नॉर्मल कंपटीशन एग्जाम्स में। वैसे मानना 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। बार का मतलब वो पाई जिस पे हमने बना लिया कि ये बार है हमारा, यही नियंत्रित रेखा है। अब देखो यहां 760 mm है ना, ये कितना है, 760 mm है। अब देखो इस उपकरण को बोला गया बैरोमीटर, ये क्या है, और इसके आविष्कारकर्ता कौन है, टोरिसिली। टोरिसिली इसके आविष्कारकर्ता यानी कि क्या है, इन्वेंटर। अब गौर से देखना कि इसमें 760 mm होगा ना, तो हर mm पे कितना प्रेशर है, तो उसको बोलते हैं टार। तो बार क्या है, बार क्या है, 760 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर, हाइट प्रेशर, यानी 760 mm अगर हम पारा बढ़ाएं तो कितना दाब नीचे डालेगा, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टॉर क्या है, तो आप कहोगे टॉर इज 1 mm, 760 mm नॉट सेंटीमीटर, mm। वन mm जो मरकरी होगी, मरकरी की हाइट होगी, उसका जो प्रेशर आएगा उसको हम बोलते हैं टॉर। और टॉर इज गिवन क्रेडिट फॉर टोरिसिली। और ये सीजीएस यूनिट है, जैसे हम लोग एसआई यूनिट में क्रेडिट देते हैं, सीजीएस में भी देते हैं। जैसे एसआई में हमने प्रेशर को कहा फोर्स, यानी कि फोर्स को कहा न्यूटन, एसआई में हमने फोर्स क्या कहा, न्यूटन। सेम ऐसे ही जब हम बात करते हैं सीजीएस में, सीजीएस यूनिट सिस्टम में, तो फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, एक यूनिट नहीं बोलते, एक यूनिट नहीं बोलते, डाइन बोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, ठीक है। 15 मिनट की और क्लास लेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले कि मेरी जुबान लड़खड़ाने लगे, हमें क्या करना है, खत्म कर देना। नेक्स्ट चीज ये भी है कि जब भी कोई भी डाउट होगी, नहीं समझ में आएगा, तो यू हैव टू आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है, पूछिए, भूलिए नहीं। वेदर और प्रेशर कहते हैं ये बताओ कि द्रव बहता किधर है, तो हमने कहा कि देखो द्रव बहने के कुछ नियम हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोहेसिव एडहेसिव ये सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं इस पे। तो ये है बर्नौली का प्रिंसिपल। बर्नौली का प्रिंसिपल क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है ऊर्जा संरक्षण की बात, यानी ऊर्जा संरक्षित है, तो इसका मतलब जितना पहले ऊर्जा थी उतना बाद में ऊर्जा रहेगी। तो पहले कितनी ऊर्जा थी, जो प्रेशर एनर्जी है, फिर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी नेट एनर्जी जो पहले थी वही एनर्जी बाद में भी होगी। क्या बात समझ में आ रही, तो यानी जो पहले एनर्जी थी वही बाद में भी एनर्जी होगी। अच्छा, अगर मान लो कोई हवा चली नहीं रही है, नो काइनेटिक एनर्जी, और कोई हाइट में डिफरेंस भी नहीं है, क्योंकि भाई mgh है या रो जीएच है, तो रो देखो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, और मान लो ग्रेडियंट भी कांस्टेंट हो, यानी लेवल भी, हाइट भी जमीन की कांस्टेंट होता है, यानी कि तो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, इसी को एक और तरीके से लिखते हैं इक्वेशन को, इसको हेड के टर्म में, यानी कि p बाई रो जी प्लस इसको लिख देते हैं हाफ या v स्क्वायर बाई 2g, और इसको रख देते हैं जस्ट z, यानी कि डेटम इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई p बाई रो जी, यानी ये हेड जो काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई गति नहीं हो रही, कोई ऊंचाई गहराई में चेंज नहीं हो रहा, तो कुल मिला के इसी पे निर्भर करेगा, यानी प्रेशर डिफरेंस पर निर्भर करेगा। और ये बात कर रहा है कि एनर्जी का अगर अंतर आया तो चीजों में गति होगी। ऐसे समझ लो कि मैं ही खड़ा हूं,
इधर भी एक आदमी खड़ा, इधर भी एक आदमी खड़ा, मैं भी चुपचाप खड़ा। अचानक से भगदड़ मच जाती है, ये वाला आदमी भाग जाता है, ये वाला आदमी प्रेशर डालता है, तो मैं जिधर प्रेशर कम है, यानी कोई नहीं लगा रहा प्रेशर ना, तो प्रेशर कम हो गया, इधर ज़्यादा तो मैं इधर गिर जाऊंगा। दैट मीन्स एवरीथिंग, एवरी मॉलिक्यूल टेंड्स टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ लो प्रेशर। तो चीजें हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर भागती हैं, चीजें हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर भागती हैं। तो हायर एनर्जी प्रेशर एनर्जी से लोअर प्रेशर एनर्जी की ओर भागेंगे। अगर प्रेशर में डिफरेंस होगा तो चीजें भागेंगी। बाकी चीजें भी हम लोग समझेंगे, बट अभी इतना ही समझो। वापस से चलते हैं उसी पार्ट पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, वेदर वाला। तो अगर मान लेते हैं हमारे यहां प्रेशर गिर जाए, इफ द प्रेशर इज हियर ड्रॉप्ड, तो मान लो कि ये जमीन है और यहां पे प्रेशर कम हो गया है, यहां तो प्रेशर जो था वही है, यहां प्रेशर गिर जाए तो होगा क्या कि जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से हवाएं किधर आएंगी, इधर ही भागेंगी। विंड, मॉनसून, तो मॉनसून या विंड क्या होंगी, किधर से किधर चलेंगी, हायर टू लोअर प्रेशर। तो अगर बैरोमीटर का सूचकांक यानी इंडिकेटर, इफ द इंडिकेटर ऑफ बैरोमीटर इज शोइंग यू वेरी लीस्ट नंबर, दैट मींस द वेदर वुड बी वेरी वेरी स्टॉर्मी, है ना। ठीक है, तो वेदर आपका क्या होगा, मौसम कैसा रहने वाला है, बहुत तेज आंधी के संकेत हैं। तो बैरोमीटर में यानी दाब मापी, वायु दाब मापी इसको बोलते हैं आप, बैरोमीटर में सूचकांक का अचानक से गिरना इस बात का संकेतक होता है कि एक आंधी तूफान आने वाला है। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि प्रेशर गिर जाने का मतलब क्या है कि जहां प्रेशर ज्यादा है वहां से कम प्रेशर की ओर हवाएं बहेंगी या मानसून बहेगा, जो भी होगा वो बहेगा। क्या क्लियर है? और जब कम प्रेशर होता है तो चीजें उबलती नहीं ढंग से, उमस अलग से होती है, नमी खूब बम्पर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्यों वेपराइज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रेशर कम है ना। वेपराइज के लिए 100 चाहिए पर बॉइलिंग कम पे हो जा रहा है ना, तो प्रेशर बना, यही सब बने हुए हैं वेपर्स। तो वेदर में हम देखेंगे कि अगर प्रेशर डिफरेंस होता है, लो प्रेशर पे क्या है, स्टॉर्मी लाइट, और हायर प्रेशर पे क्या होगा, क्लियर आसमान। तो हायर प्रेशर इंडिकेशन मतलब कि बहुत ही क्लियर वेदर होने वाला है, क्लीन वेदर होने वाला है। लोअर प्रेशर का मतलब बहुत ही स्टॉर्मी होने वाली है। हम लोग के यहाँ मौसम का असर पड़ता है, मौसम बढ़िया है, यानी कि हम लोग के एक वेदर सिस्टम है, यानी बारिश के मौसम में ही बारिश होती है, वैसे आमतौर पे कम होती है। लेकिन अगर आप अमेरिकन कंट्रीज या जहाँ पे इस तरह अपने जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ सब जाओगे तो आप देखोगे कब बारिश है कोई पता नहीं है, यानी उसको कहते हैं लुहावना मौसम। तो इट डिपेंड्स कि कब प्रेशर बदल गया। भाई चारों तो समंदर ही, उधर से हवा आ रही है मानसून लेकर के, उधर पारी बरसा दी, इधर से निकली उधर बरसा दी, तो कुछ पक्का नहीं रहता कब किधर से आए हवा और बारिश करा दे किस मौसम में। तो वहाँ पे प्रेशर काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए कि बारिश होगी कि नहीं, छाता लेके निकलना है कि नहीं। ठीक है, और सोच के निकले थे कि छाता नहीं लेके निकलेंगे क्योंकि आज तो प्रेशर ज़्यादा है, और बाद में पता चला क्या, भाई प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी रहता, थोड़ी देर बदल गया, घर गया और बारिश हो गई। अब इधर देखो, अगला आता है कोहेसिव और एडहेसिवनेस। कोहेसिव मतलब आपस में चिपकना, एडहेसिवनेस मतलब दूसरों से चिपकना। कुछ लोग होते हैं अपने परिवार में लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको पड़ोसी के यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, पटीदार ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना, दूसरे ज़्यादा अच्छा लगता है अपने नहीं। ध्यान दे देना कि फिर चल नहीं पाता है, ये तो पता ही आपको। लेकिन कोई किसी से अट्रैक्ट क्यों होगा, जैसे देखो आमतौर पे वैसे होता नहीं है, लेकिन एक ट्रिक के जरिए मैं बता रहा हूं, मतलब एक ट्रिक समझना, ना कि कॉन्सेप्ट। ट्रिक ये है कि जब भी लो डेंसिटी वाले लोग होंगे ये हायर डेंसिटी वाले की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसे समझो, अगर हम कोई हल्की चीज भारी चीज पे रखें तो फैल जाएगी। जैसे यार आप तेल को पानी के ऊपर डालोगे तो तेल पानी को पूरा फैला लेगा, पकड़ लेगा, ऐसे आओ फैल जाएगा तुरंत। एक ढक्कन मिट्टी का तेल डाल दो पूरे नाले में फैल जाता है। लेकिन अगर तेल लगा हुआ है किसी सतह पे, होली आने वाली ना, चेहरे पे तेल ला के जाओगे होली खेलने तो देखोगे कि तेल पर पानी नहीं चिपकता, क्योंकि तेल गरीब है, लोअर डेंसिटी है। तो लोअर डेंसिटी पर अमीर यानी हायर डेंसिटी नहीं ठहरते, नहीं चिपकते, नहीं अट्रैक्ट होते। यानी जो हायर डेंसिटी वाले हैं वहां पे कोहेसिवनेस शो करेंगे, सासंजकता शो करेंगे, आपस में ही जुड़े रहेंगे और आपकी तरफ से मुड़ के चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हवा है, हवा में क्या है, हवा में हवा है ना, वायुमंडल में क्या है, हवा है, और हवा का डेंसिटी वाटर से काफी कम है। तो वाटर ड्रॉपलेट अगर आएगी तो क्या हवा से चिपकना चाहेगी, नहीं चिपकेगी। एक गरीब लोग तो क्या करेगी,
मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगी, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल एक्वायर करेगी, सो दैट कम से कम टच हो इन लोगों से। तो कम टच करने के चक्कर में पानी अपना न्यूनतम क्षेत्रफल यानी कि क्या बन जाएगी, गोला बन जाएगी मूत की, और क्योंकि न्यूनतम है तो तनी हुई सतह बनेगी, और इसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, यानी सरफेस टेंशन आ जाता है। सासंजकता के कारण सरफेस टेंशन आता है, ठीक है, सासंजकता के कारण ही सरफेस टेंशन आता है, ठीक है। ऑल द ग्लूई मटेरियल्स आर, ग्लूई मतलब गोंद जो होते हैं, चिपचिपे पदार्थ होते हैं, आमतौर पे वो कम डेंसिटी वाले ही होते हैं। हाई डेंसिटी के लोग उन्हें चिपचिपे हो नहीं पाते। कोई भी चिपचिपा हो सकता है, कोई भी नहीं भी हो सकता है। चिपचिपा होने का मतलब यानी दूसरे को चिपकाने तभी जाएगा जब वो खुद हल्का होगा, बाकी लोग भारी होंगे। वही चीज जब अपने से गरीब के यहां जाएगा नहीं चिपकेगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो स्लम एरिया में तुम गए तो क्या करते हो, व्हाइट शर्ट पहन के गए हो, इधर से छुपते छुपते एकदम सिकुड़ के निकलते हो वहां से, है ना। और गरीब क्या करेगा, अमीर आदमी देखेगा तो क्या करेगा, भाई साहब आइए आइए करते आपस में चिपकने लग जाएगा। उसको क्या गंदा होना, हो तो पहले से गंदा है ना। हम गरीब और अमीर मतलब समझाने के लिए बता रहे हैं, वो पार्शियलिटी वाली बात नहीं है, बस आप समझ जाओ इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। सामाजिकता थोड़ी है, समझ तो रहे होगे, को इसमें डिबेट की बात नहीं है। अब ये दोनों देखो भाई भाई आपस में जब चिपकेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोहेसन। ये क्या है, कोहेसन। आपस में जो एक दूसरे पकड़े हुए हैं, यानी पानी की बूंदें जो आपस में तनी से, ग्लास है, ये ग्लास है और इसमें बहुत सारी पानी की बूंदें हैं, तो जो पानी की बूंदें आपस में पकड़े हुए हैं उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और यही पानी की बूंद गिलास की सतह को भी पकड़ी रहती है, टच किए रहती है, इसको बोलते हैं एडहेसिवनेस। यानी अगर पानी पी के कोई गिलास रख दे खाली करके तो देखो गिलास गीला रह जाता है, इसका मतलब पानी गिलास में चिपकता है, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है, यानी वो चिपकेगा, सीधी सी बात है ना, चिपकता है। तो क्योंकि पानी ग्लास चिपक रहा है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं एडहेसन, आसंजकता, यानी दूसरे से चिपक लेना। और आपस में जो ये गोलाकार आकृति बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सासंजकता, यानी कि कोहेसिवनेस। क्या समझ में आ रही? कोहेसिवनेस, एडहेसिवनेस, यही सब मिलकर के पृष्ठ तनाव देने का काम करते हैं। पीठ तना लेते हैं, जैसे मान लो ये गरीब हुआ तो हमने पीठ तना लिया कि भाई नहीं टच नहीं हो पाए। क्या समझ पा रहे हो? जैसे मान लो पेंट है, पेंट नया नया पेंट पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पीठ ऐसे दूर करके जाओगे। क्यों? क्योंकि पेंट तुरंत चिपक जाएगा आपसे, क्योंकि आपकी तुलना में उसकी डेंसिटी कम है, तो आपसे चिपकेगा, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन एडहेसिव होगा, कौन कोहेसिव होगा, है ना। जैसे ऑयल वाटर पे एडहेसिवनेस दिखाएगा, वाटर ऑयल पे कोहेसिवनेस दिखाएगा, वाटर ग्लास में कोहेसिवनेस एडहेसिवनेस दोनों दिखाएगा, ठीक है। अब आता है सरफेस टेंशन। तो जैसे हमने देखा वो पिछला वाला पार्ट ग्लास वाला, तो हमने देखा हर मॉलिक्यूल जो आपस में पानी का है वो एक दूसरे को पकड़े हुए है। नीचे वाला भी जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर वाले को पकड़े हुए है, ये वाला इधर पकड़े हुए। तो हम देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल को इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी एक मॉलिक्यूल ने पकड़ा हुआ है, नीचे वाला पकड़ा हुआ है, इधर भी पकड़ा हुआ है, इधर भी पकड़ा हुआ है, ऊपर कोई पकड़ने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे को पकड़े हुए। तो हम देखते हैं ऊपर की सतह एक तनी हुई मिल जाती है। दूसरा, अगर इससे घनत्व इसका ज्यादा हुआ तो ये चढ़ जाता है ऐसे, है ना। अगर ग्लास का घनत्व इस जल से ज्यादा हुआ, लोहे का हुआ, तो ये चढ़ेगा हल्का सा, है ना। इसको कैपिलारिटी केशिकत्व कहते हैं, जो चढ़ना उतरना ये केशिकत्व है। तो हम देख रहे हैं ये जो चढ़ गया है, उतर गया और ये तन गया, ये तन गया, इसी को हम बोलेंगे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तन गया, सरफेस टेंशन। और इसको अगर गिराना है तो कैसे गिरा सकते हो, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है इसलिए पृष्ठ तनाव आ रहा है, ये तन रहा है। अगर इसको हम गर्म कर दें तो क्या डेंसिटी कम हो जाएगी, भाई गर्म करने से मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, तो कम आयतन में कम मॉलिक्यूल रह जाएंगे, उतने ही आयतन में कम मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो गए ना, यानी उसका घनत्व गिर गया, यानी पृष्ठ तनाव गिर गया। तो गर्म करने पर पृष्ठ तनाव गिरता है, तो हम कह दिए सरफेस टेंशन क्या होगा, गिरेगा। किसके साथ में, टेम्परेचर के साथ में गिर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने पर पृष्ठ तनाव गिरेगा, उल्टा हो गया। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन गिरेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने अशुद्धि मिलाई, अब अशुद्धि कैसी मिला रहे हो इस पर निर्भर करता है। नमक मिलाओगे तो क्या होगी, डेंसिटी बढ़ेगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। अगर कूड़ा करकट मिला रहे हो, ऐसी चीज जो नॉन डिजोल्वेबल है या फिर झाग वाली टाइप की चीजें, फेन, तारपीन का तेल, ये सब, तारपीन तेल कह रहे हैं, कौन सा तेल होता भाई, तारपीन ही तो बोलते हैं, तारपीन पेड़ वाला तारपीन, और तेल मिलाओगे पानी में तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम है, मिल तो जाएगा पूरा एक फॉगी स्लग बना के, लेकिन क्या होगा, पानी की डेंसिटी घट जाएगी। तो ध्यान रखना है। या ऑयल मिला दोगे, ऑयल डाल दो, यानी लो डेंसिटी वाली चीजें अगर डालोगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन गिरेगा। हाई डेंसिटी वाले डालोगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, अगर मिल पा रहा है, मिक्स कर पा रहा तो, ठीक है। और अगर कोई भी चीज डालो जो मिक्स नहीं हो रहा तो उससे सरफेस टेंशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। अगर कोई चीज इंटरमिक्स नहीं हो पा रहा, सरफेस टेंशन पे कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अब देखो सरफेस टेंशन के फायदे क्या होते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन सरफेस टेंशन पे देखो कीड़े मकोड़े खूब पनपते हैं।
मच्छर चल लेता है, बहुत पतली नीडल अगर रख दो तैर जाती है, पानी में नहीं डूबती। ये लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो तना हुआ है। और सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू फोर्स पर मीटर होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज टेंशन, और दैट इज न्यूटन पर मीटर होगी इसकी यूनिट, न्यूटन पर मीटर होगी इसकी यूनिट। ठीक है, अब आती है बात कैपिलैरिटी की, है ना। सरफेस टेंशन की बात आती है बात कैपिलैरिटी की, यानी कि अगर मान लो जल का घनत्व तो इसका घनत्व लगभग बराबर हुआ, वैसे घनत्व को कंपेयर मत करना, घनत्व नहीं, मतलब एक मोटे मोटे तौर पे काम करता है, इट इज ट्रिक, है ना, आमतौर पे ऐसा नहीं। तो यहां पे देखोगे स्ट्रेट एंगल ऐसे बनाएगा, जैसे हम देख लें अगर सिल्वर ले लें तो सिल्वर के साथ वाटर क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, टच एंगल 90 डिग्री बनाता है। वहीं अगर हम मान लो पानी ले लें और आयरन ले लें, यानी लोहे ग्लास ले लें, तो हम देखते हैं ये जो कॉन्टैक्ट एंगल बना थीटा, ये न्यून कोण बनता है, लेस देन 90 बनता है। वहीं अगर हम यहां वाटर के बजाय मरकरी भर दें, ठीक है, तो मरकरी क्या बनाता है? अधिक कोण बनाता है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो पहले आएगा राइज। कैपिलरी में राइज कब होगा? जब इसकी डेंसिटी कम होगी और इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो अट्रैक्ट करेगा, भैया चिपक लेते हैं, चिपकते चिपकते चढ़ गए उनके सर तक, कंधे तक, फिर सर पे बैठ के नाच रहे हैं। तो यानी कि जब भी पानी लोहा पाएगा तो तैरे चढ़ते चला जाएगा। वहीं मरकरी लोहा पाएगा, यार गरीब लोग तो कहे यार मैं तुम पे नहीं चढ़ने वाला, तो गिरेगा। तो जब भी यहाँ कॉन्वेक्स शेप बन रहा है मतलब फॉल होगा। तो राइज कब होगा? जब कॉनकेव शेप बनेगा, कॉनकेव शेप बनेगा। ठीक है, यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है तो राइज होगा। कॉनकेव मतलब अवतल पृष्ठ बना रहा है, तब ये राइज करेगा। राइज मतलब चढ़ेगा। और फॉल कब करेगा? गिरेगा कब? गिरेगा तब जब एक कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल पृष्ठ बना रहा हो। उत्तल पृष्ठ बनाने पर ये क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। और या ऐसे केसेस में क्या होगा? कॉन्टैक्ट एंगल आपका ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 होगा। और अगर ये 90 हुआ एग्जैक्ट तो नो फॉल नो राइज। अब बात आती है कितना राइज या फॉल करेगा। तो देखो इसका वेट जो है नीचे की तरफ खींच रहा है और जो पृष्ठ तनाव है बल है वो ऊपर की ओर खींच रहा है। दोनों को इक्वेट करोगे तो इक्वेशन बन के आती है, वो इक्वेशन मैंने लिख भी दिया है, तो सीधे सीधे लिखते हैं H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा, वेयर थीटा इज द कॉन्टैक्ट एंगल, अपॉन रो जी आर, या इसी को लिख सकते हो 4t cos थीटा। हमने क्या किया? उस पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 2r होगा, 2r मतलब डायमीटर, रो जी डी दैट इज H। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। मान लो अगर सोप बबल है तो अंदर से खोखला होगा, तो उसके पास दो, एक बाहर का हिस्सा भी मिल गया, अंदर का हिस्सा मिल गया, तो यहाँ 8tr या यहाँ पे 4t cos थीटा अपॉन रो जी आर, और ये 8t cos थीटा अपॉन रो जी डी हो जाएगा। किसी केस में? सोप बबल के केस में। और वहीं अगर एयर बबल हो, पानी के अंदर ड्राफ्ट हो, तो उसके पास एक ही पृष्ठ है, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो ध्यान रखना है कब किसी की चीज के पास एक पृष्ठ है, किसी के पास दो है तो ट्वाइस मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो जाएगी राइज या फॉल, है ना। तो यहां हम देखेंगे कोई चीज राइज कर रही, फॉल कर रही है, उस चीज को हमको यहां समझना है। तो हमने क्या किया? ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स करके बैलेंस किया, तो H की वैल्यू हमारी आ गई कि कितना कोई चीज ऊपर या राइज या फॉल करेगी। एग्जाम्पल में देखोगे अगर तो क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे ब्लोटिंग पेपर, है ना, जैसे कि स्ट्रॉ में पानी चढ़ जाना, कपड़े का गीला हो जाना। कपड़ा क्या करता है? पानी सोखता है। क्यों? इसी वजह से। खेतों की जुताई कर देते हैं जैसे ही फसल काटते हैं, क्यों? क्योंकि अगर तोड़ेंगे नहीं तो पतली पतली जो कैपिलरी ट्यूब बन गई है उसके जरिए पानी ऊपर आता रहेगा, सूखता रहेगा, ऊपर आता रहेगा, सूखता रहेगा। केरोसिन का दीपक वाली बाती में चढ़ते रह जाना, यानी लैंप में क्या होता है? केरोसिन ऊपर आता रहता है एयर विक के जरिए। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि आता है स्ट्रॉ में पानी जूस पीते हैं जो हम, स्ट्रॉ में जूस पीना कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल नहीं है। अगर स्ट्रॉ डालते ही जूस अपने आप मुंह में आपके जा रहा होता तो मानते कि कैपिलैरिटी उठा के आपके मुंह में पहुंचा दे रही। और जब संक्शन करते हो ना किसी में, चाहे तुम उससे नहीं सीधे ग्लास से अगर सक करोगे तब भी तो जूस जाएगा। तो स्ट्रॉ से जूस पीना कैपिलैरिटी का एग्जाम्पल नहीं, वो सक्शन बर्नौली थ्योरम का एग्जाम्पल है। क्या समझ पा रहे हैं? स्ट्रॉ में अगर ऐसे रख दिया, स्ट्रॉ में जूस का कुछ ऊपर तक चढ़ जाना, दैट इज कैपिलैरिटी। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है कि जो कैपिलरी राइज होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डायमीटर या रेडियस के। तो पाइप जितना पतला होगा उतना ही कैपिलरी राइज ज्यादा होगा। पाइप जितना मोटा होगा डायमीटर में उतना ही कैपिलरी राइज आपको नहीं दिखेगा।
यानी ग्लास वास में आपको दिखता ही नहीं, लेकिन अगर वही पतली सी स्याही की रिफिल हो पेन वाली, तो आपको उसमें दिखेगा हाँ यार पानी तो उठा हुआ ऊपर, क्योंकि उसका डायमीटर बहुत घट हो गया। तो द मिनिमम टाइनियर डायमीटर दैट मींस हायर वुड बी द राइज। ठीक है, सेम और किस पे डिपेंड करेगा? सरफेस टेंशन, जो कि डिपेंड करता है डेंसिटी पर। डेंसिटी ज्यादा होगी तब भी राइज ज्यादा नहीं होगा, जी ज्यादा हो गया तब भी राइज नहीं करेगा, डी ज्यादा हो गया तब भी राइज नहीं करेगा। अब बात आपसे करते हैं कि मून पे जाने पर बताइए, सेम सिनेरियो होने पर, सेम सिनेरियो हो बट मून पे चला जाए कोई आदमी, तो बताइए कैपिलरी राइज बढ़ेगा वहां के वस्तुओं में कि घटेगा? तो आप कहोगे घटेगा। क्यों? क्योंकि सॉरी बढ़ेगा, क्योंकि जी घट गया, जी घट गया तो राइज बढ़ जाएगा, राइज या फॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि जी कम हो गया वहां पे गुरुत्वीय त्वरण। पाइप पतला करने पर राइज बढ़ेगा, डेंसिटी कम होने पर राइज ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होने पर राइज कम होगा। यानी कि अगर केरोसिन के लैंप में, क्वेश्चन आया है कि अगर केरोसिन के लैंप में पानी भर दिया जाए तो क्या केरोसिन के भांति पानी भर भी उसी तीव्रता से ऊपर आएगा? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि पानी भारी घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए पानी के ऊपर आने की दर तेल के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि तेल घनत्व में कम था, तेल का घनत्व कम है इसीलिए वो ज्यादा कैपिलराइज दे रहा है, इनवर्स रिलेशन ना। और अगर पानी घनत्व ज्यादा है तो कम कैपिलराइज, उसी विक में कम कैपिलराइज देगा। अगला आता कॉन्टैक्ट एंगल, हमने बता दिया अगर 0 होगा तो इसे सिंपल फैल जाएगा, अगर लेस देन 90 होगा तो इस तरह से इसे बुलबुला बनाएगा सतह पे, और अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो इसको टच ही नहीं करेगा, वेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे वेट नहीं हो रहा है, नॉन वेटिंग सरफेस है, यहाँ वेटिंग सरफेस है, और ये तो सिंपल सा स्प्रेड है, फैल जा रहा है, वेट नॉन वेट वाला कंडीशन ही से परे है। अब देखो विस्कोसिटी एंड आइडियल फ्लूइड। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि आपस में मॉलिक्यूल से चिपके हुए हैं। शहद अगर जमीन पे गिराओगे तो शहद ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, वहीं अगर पानी गिराओगे पानी ज्यादा दूर फैलेगा, और केरोसिन डालिए तो पूछो ही मत कितना दूर तक फैलेगा, लोगों के नाक में फैल जाएगा। मतलब हम देखते हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने धारा प्रवाह का विरोध करती हैं, दे रेजिस्ट द फ्लो। तो द रेजिस्टेंस इन द फ्लो स्टेट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक तरह का घर्षण है, पर किसमें? द्रवों में। तो द्रवों में उत्पन्न घर्षण को हम क्या देते हैं? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस इन फ्लोइंग। तो फ्लो यानी तरलता में विरोधाभासी गुण ही विस्कोसिटी यानी श्यानता कहलाता है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, और आइडियल मतलब आदर्श तरल। आदर्श तरल की विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आदर्श तरल की विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए, और श्यानता मतलब वही विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मीडियम विस्कोसिटी इस तरह, हायर विस्कोसिटी में देखो बहेगा ही नहीं, और जब हनी वनी है देखो इस तरीके से अटक जा रहा है। हनी, ऑलिव ऑयल और वाटर, तीनों कंडीशन उन्होंने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से तीनों काम कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हायर विस्कोसिटी मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड ज्यादा है इसलिए वो छोड़ ही नहीं एक दूसरे को, ठीक है, टपक टपक के गिर रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता तब गिर रहा है, नहीं ड्रॉपलेट जो बनेंगे हैवियर बनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना हायर विस्कोसिटी मतलब हायर वॉल्यूम ड्रॉपलेट्स, लोअर विस्कोसिटी मतलब टाइनियर ड्रॉपलेट। ठीक है, आता है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल कहता है कि भाई देखो अगर कोई पाइप आपने लगा दी, चलो लगा दी, ये है पाइप, इधर से पानी गया, फ्लूइड कोई गया और इधर से फ्लूइड निकला, तो कहते हैं भाई जितना द्रव्यमान तुम इधर से डालोगे प्रति सेकंड उतना ही द्रव्यमान इधर से प्रति सेकंड निकलेगा, बशर्ते कि पाइप पानी खा ना जा रहा हो, नहीं खाता, बशर्ते कि पानी अंदर दब ना जा रहा हो, नहीं दबता। तो इफ अ फ्लूइड इज आइडियल दैट मींस इनकंप्रेसिबल इन नेचर, यानी असंपीड्य तरल अगर है तो जितना तरल इधर से प्रति एकांक समय में जाएगा उतना ही तरल प्रति एकांक समय उधर से आएगा। तो मास को कर लो रो और v अपॉन s कर लो, रो इंटू v को हम कर लें एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम। तो इसको देखो अगर गौर से तो क्या होगा, रो a और लेंथ पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी, तो रो ए वी इसको 1 कर लो, उतना ही उधर होगा जितना इधर है मास गया है उतना उधर भी निकलता है, दैट मींस इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। आमतौर पे क्योंकि फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो इधर से इतना रो रहा होगा उतना ही रो उधर मिलेगा, यानी घनत्व में बदलाव नहीं होगा, असंपीड्य है तो घनत्व सेम रहेगा पदार्थ का, है ना, तो गुण है, यानी a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू v2 बाई v1, मतलब समझ रहे हैं, यानी एरिया वेलोसिटी की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी a1 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v1। देख रहे हो ये बात, यानी अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। जैसे मान लो घर पे पाइप आप टुल्लू वाला चलाते हो ना पंप का, उसको दबा दोगे तो देखोगे बहुत तेज जाता है, वेलोसिटी तेज जाती, उसको खुला मोटा कर दोगे तो वेलोसिटी कम हो जाती। दैट मींस
larger the area, lower the velocity, lower the area, higher would be the velocity. You get my point? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है. लिख लेना, द्रव्यमान संरक्षण, और जो क्या कहते हैं, अविरलता का नियम. अविरलता का नियम, तो ये है अविरलता का नियम, और इसे कहते हैं, ये आधारित किस पे है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है. तो और इसीलिए इक्वेशन हम पहले बता दिए कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लेक्स जो होता है दैट इज रूट ऑफ 2gh होता है. ये आता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. थर्ड इक्वेशन न्यूटन का. देखो इसको g कर दो, और जब ग्रेविटी की बात करते हो तो दूरी क्या होती है? हाइट पे काम करता है ना, h हो जाती है. यानी u स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर. फाइनली उसकी वेलोसिटी होनी है 0. तो इसको u को इधर लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, या इसको इधर ले आओ जो u उधर रहने दो. तो v being 0, हम देखते हैं कि u स्क्वायर, या मान लो ये v1 था, v2 था, या v डैश था, ऐसे करके रख लो. जो भी है, तो हम देखेंगे कि v और gh में क्या रिलेशन बनेगा. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh बनेगा, और यहाँ v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh आएगा, है ना. तो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh, या h इज इक्वल्स टू अगर कहोगे तो h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2g. तो अगर कोई पूछे कि कोई बॉल आप ऊपर फेंके हो, मैक्सिमम हाइट बताइए, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? v स्क्वायर बाई 2g, है ना. कितना आसान है. मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कहीं पूछनी है किसी पॉइंट पर, तो आप कहोगे रूट ऑफ 2gh, कितने हाइट पे है, और g से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, फिर रूट ले लो, तो वहाँ उस टाइम पे उस हाइट पे उस वस्तु की वेलोसिटी निकल आएगी. तो वेलोसिटी ऑफ फ्लेक्स और कुछ नहीं, इसी को हम टॉर्सनल इक्वेशन कहते हैं. यही बताता है कि किस जगह पे कितनी वेलोसिटी होगी इनवेलप पे. स्टोक्स लॉ क्या कहता है? कहता है स्टोक्स लॉ विस्कोसिटी पर आधारित है. बताता है कि विस्कोस फोर्स कितना है, एंड द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आरबी. 6 पाई ईटा आरबी. तो 6 क्या है? कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट, आर रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी. तो स्टोक्स लॉ कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है और रेडियस ऑफ द पार्टिकल है, तो जितना रेडियस ज्यादा होगा, जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा विस्कस फोर्स होगा. यानी विस्कस फोर्स किस पर निर्भर करता है? रेडियस पर और वेलोसिटी पर. इसका मतलब क्या है? अगर आप ज्यादा तेज जाओगे ना, तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगता है, ज्यादा रेजिस्टेंस आती है. बाइक धीरे धीरे चलाओगे तो बाल वाल पे, मुंह पे कम रेजिस्टेंस आती है. ज्यादा तेज चलाओगे तो आंख से पानी भी निकल के से बह रहा होता है. ये रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है हवा से, क्योंकि आपने वेलोसिटी बढ़ा दी. यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द विस्कस फोर्स, है ना, विस्कोसिटी. और रेडियस, यानी जितने आप ज्यादा बड़े होगे उतना ज्यादा आप पे प्रभाव पड़ेगा ड्रैग का, है ना. और जितने छोटे होगे, नुकीले होगे, उतने जल्दी आराम से निकल जाओगे. तो ये दोनों चीज. और n है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है, वो अगर ज्यादा है तो जाहिर ज्यादा मिलेगा, कम है तो कम मिलेगा. यही था स्टोक्स लॉ. बॉल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. बर्नौली इक्वेशन ये बताता है ना. ऐसा करते हैं, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे सम अप कर लेते हैं. सो दिस वुड बी द लास्ट पार्ट, यानी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास को, यानी इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. एंड द पार्ट 2 विल बी कंटेनिंग यू द बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली इक्वेशन के बाद में हम लोग ढंग से पढ़ेंगे. बर्नौली इक्वेशन के बाद अपना मैग्नेस इफेक्ट, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, यानी कि जो सॉलिड के स्टेट के प्रॉपर्टीज हैं, हुक्स लॉ वगैरह. फिर हम लोग पढ़ेंगे गैसेस, ठीक है. और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग वंडरवाल इक्वेशन तक जाते जाते खत्म कर देंगे. दैट मीन्स कि आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मजा आपको कम आएगा बाद में देखने में. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी. अगर कहीं आपको लग रहा हो कि मैं रश कर रहा हूं, अगर आपको कहीं लग रहा हो कि कुछ चीजें छूट रही हैं, या आपको लग रहा हो कि सर मुझे ये भी जानना है, इन दैट केस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और ऑन द व्हाट्सएप, सो दैट वी कैन बी मोर बेटर टू असिस्ट यू. तो हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है, आपकी नौकरी, है ना. फीस तो मिल चुका मुझे ना. तो हमारा आपका लक्ष्य क्या है? आपकी सिलेक्शन. और आपको पता ही होगा कि हर बार हम लोग का सिलेक्शन रेशियो कितना बढ़िया रहा. क्रिटिक्स हर जगह मिलेंगे, लोग कमियां निकालेंगे, और खास करके ऐसे लोग निकालेंगे. देखो जुझलाता कौन है? जो कुछ नहीं किया रहता. आप गौर करो, कर्मठी आदमी हमेशा बिजी रहेगा, बहुत कम जुझलाएगा. जब अति हो जाएगी तब. और जो फर्जी के लोग होंगे वो बार बार उल्टे पलटे चीजें कमेंट बोलेंगे, है ना. अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं से एक सिंगल सिलेक्शन नहीं, अपने लोगों के रहे, काफी सारे रहे. रीजन बिहाइंड द फैक्ट इज कि हम लोग मिलकर मेहनत करते हैं. तो कोशिश आपको करनी है कि अगर आप जुड़े हैं, तो दैट मीन्स इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो अस, as well as to suggest us, as well as to work with us. तो आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें इतना लयबद्ध कर दें कि आपको कहीं मौका ही ना मिले कि ये चीज छूट गई. हर जगह हर चीज सही मायने में और सही तरीके से संक्षेप में
आपकी तैयार हो जाए। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास में ही रह गए, फिर इसके बाद डिस्कशन क्लास होगी जिसमें हम लोग खूब डिटेल में सारी चीजें करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, सो दैट कि जब आप एग्जाम देने बैठे ना सबको आपको सब आता रहे। और ध्यान रखें, एक बार जीवन में आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे छोड़ते रहोगे, जुगाड़ जुगाड़ में रह जाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। जब भी आप देखोगे किसी का एग्जाम निकलता है तो 4-6 महीना एक बार पढ़ता है, एक बार तो आपको जीवन में मेहनत करनी ही है, कर लो। ट्रिक में पड़े हुए ये छोड़ देता हूँ, ये छोड़ देता हूँ, सर निकल जाए क्या? भाई नहीं निकलेगा, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि सब छोड़ दे रहे हो, पढ़ोगे कब? तुम कह रहे हो सर 80 नंबर या 100 नंबर कट ऑफ जाने वाली है, मान लो 120 में, वैसे 100 ही नंबर पेपर आप कह दो सर 90 कट ऑफ जाएगी, मैं 90 तैयार करके जाऊंगा। जाहिर बात 90 तैयार करके जाओगे, 80 आ जाए, बड़ी बात है। दैट मीन्स कि आपको हमेशा 100% श्योर होना है। 100% आप तभी श्योर हो पाओगे ना, आप 100% सिलेबस कवर करोगे और अच्छे से। तो अभी समय है और इजी सिलेबस है, बस कवर कर लो। जहां नहीं आए हमसे पूछो, हम लोग कोशिश करेंगे कि द बेस्ट रहे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना सेहत का, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, सबका सहयोग करिए। बाय बाय, टेक केयर।